हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो आज हम लगाने वाले हैं आरबीई की वेबसाइट पर आरआरबी एनटीपीसी का लाइव मॉक टेस्ट। ठीक है जी। तो काफ़ी बच्चों ने कमेंट किया था इसके लिए कि आरबीई की वेबसाइट पर मॉक चल रहा है तो उसको लगाया जाए। पर्सनली मैंने कभी भी इनकी वेबसाइट पर कभी कोई मॉक लगाया नहीं है, ना एसएससी का ना रेलवे का। तो आप लोगों ने कहा तो आज लगाएंगे पहला मॉक इसका एनटीपीसी का। ठीक है जी। तो इन्होंने एनटीपीसी के लिए मॉक टेस्ट की एक सीरीज चला रखी है जिसमें ये आज 19 ऑफ मई को थर्ड मॉक टेस्ट है इनका। ठीक है, इससे पहले दो मॉक टेस्ट हो चुके हैं जो अब हम देख नहीं सकते हैं ना, क्योंकि वो टेस्ट खत्म हो चुके हैं। ठीक है, तो ये थर्ड वाला मॉक टेस्ट आज हम लगाएंगे। तो देखते हैं कैसा रहता है क्या रहता है। बाकी इनका सुना है मैंने कि लेवल अच्छा खासा रहता है ना। काफ़ी ठीक ठाक लेवल के क्वेश्चंस रहते हैं, ऐसा मैंने सुना है। ठीक है, तो आप में से काफ़ी लोग नहीं जानते होंगे कि यहाँ तक कैसे पहुँचा जाए। मतलब जो लोग जानते हैं तो बहुत बहुत अच्छी बात है। जो लोग नहीं जानते उनको मैं बता देता हूँ कि भाई आपको गूगल पे सबसे पहले सर्च करना है आरबीई रिवॉल्यूशन बाय एजुकेशन। ठीक है, खाली आरबीई करके भी सर्च करेंगे तो भी आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद इनकी वेबसाइट खुल जाएगी। ये मैं होम टैब पे चला जाता हूँ। ये इनकी वेबसाइट खुल जाएगी। तो उसमें साइड में आपको दिख रहा होगा, ये सारे इतने सारे ऑप्शंस दिख रहे होंगे। इन ऑप्शंस में से आपको जाना है फ्री टेस्ट पे। ठीक है, आरडब्ल्यू की वेबसाइट जैसे ही है कुछ वैसे इंटरफेस दिख रहा है ना साइड में इनका जो है, ये ऑप्शंस आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फ्री टेस्ट करके है और उसमें आपको सबसे पहले यहाँ पे ये एनटीपीसी का टेस्ट सेक्शन दिख जाएगा। ठीक है, ये वाला। तो इस पे आप क्या करेंगे, व्यू डिटेल्स पे जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको ये सारे टेस्ट दिख जाएंगे। ठीक है जी, ये रहे आपके टेस्ट, है ना। तो आज ये मॉक नंबर 3 19 मई को चल रहा है। तो इस वाले मॉक टेस्ट को हम लगाने वाले हैं। ठीक है जी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं और जो लोग नहीं जानते मैं उनको बता देता हूँ कि यहाँ पे हम देखेंगे इस मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन। इसमें आप सीख क्या सकते हैं, अप्रोच, एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच, कि आप किस तरीके से एग्जाम में विद इन टाइम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, कैसे आप कई बार ऑप्शन से आंसर तक पहुँचेंगे, कैसे आप कई बार यूनिट डिजिट से आंसर तक पहुँचेंगे। और इसी तरह की छोटी छोटी सी चीज़ें जो आपके एग्जाम में बहुत सारा समय बचा सकती हैं, वो आप यहाँ पे सीख सकते हो। ठीक है जी। तो चलिए शुरू करते हैं। अगेन जैसा ओलिव बोर्ड की वेबसाइट पर मॉक लगाने से पहले मैं आपको डिस्क्लेमर देता हूँ, ऐसा ही डिस्क्लेमर यहाँ पे दे देता हूँ कि आपको किसी भी क्वेश्चन को ईगो पर नहीं लेना है। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे, क्योंकि मैंने इनका सुना है कि काफ़ी अच्छा लेवल रहता है, तो कुछ क्वेश्चंस ही ऐसे होंगे जो आपका टाइम बहुत ज़्यादा मतलब जैसे मैथ्स या रीजनिंग के कुछ ऐसे क्वेश्चंस हो सकते हैं जो बहुत ज़्यादा आपका टाइम ले लें। और वो मोस्टली शुरू में देखने को मिलते हैं, तो वो आपका बहुत ज़्यादा टाइम ले लेते हैं। इस वजह से आप एंड में जो इजी इजी क्वेश्चंस होते हैं उनको टच नहीं कर पाते हो। ठीक है, तो उस चीज़ से बचना है ना। उनको स्किप करके आगे बढ़ना है और आगे आपके जो इजी इजी क्वेश्चन हैं उनको पहले देखना है। ठीक है ना। तो ये 5 से 10 क्वेश्चन जो ठीक ठाक लेवल के उनको स्किप करना है। ठीक है, 80 से 90 क्वेश्चंस जो ठीक अच्छे हैं, इजी हैं, उनको पहले टच करना है। ठीक है जी। तो चलिए शुरू करते हैं, फिर आज का मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे। मेरा पहला ही मॉक टेस्ट है इनका, देखेंगे अब थोड़ा इधर उधर जैसे अगर कुछ मिस्टेक होती है तो उसको देख लेंगे। ठीक है, चलिए। भाषा इनकी हिंदी हमने सेलेक्ट की है। और अब यहाँ पे क्या करना है, अच्छा ये नेक्स्ट। अच्छा, हिंदी पे क्लिक करेंगे और फिर ओके, ये मॉक टेस्ट शुरू हो गया है और इनका टाइम कहाँ चल रहा है यहाँ पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं, जैसे ही मेरा ये मार्कर आता है, ये मार्कर जब आता है तो स्क्रीन पॉज हो जाती है। स्क्रीन पॉज होने के बाद ये मार्कर काम करता है, तो इस वजह से यहाँ पे ये आपको टाइम रुका हुआ दिखेगा। ये टाइम रुका हुआ नहीं है, क्योंकि मैंने मार्कर आया मेरा तो स्क्रीन पॉज हो गई है, इस वजह से यहाँ पे आपको ये टाइम रुका हुआ दिख रहा है। टाइम बैकएंड में चल रहा है, जैसे मैं इस मार्कर को हटाता हूँ टाइम आपको कंटिन्यू होता हुआ दिख जाएगा। ठीक है, तो इस बात को आप दूसरे तरीके से ना लें, बाकी आपकी इच्छा जैसे मर्जी लें। चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। तो अगर आप क्वेश्चन को इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं तो आप पॉज करके इंग्लिश में पढ़ सकते हैं और हम देखेंगे इसका हिंदी में सॉल्यूशन। ठीक है, और इस क्वेश्चन में तो हिंदी इंग्लिश कुछ है ही नहीं, है ना। सेम ही चीज़ है, आपको बस इसको सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको भाई, कलर बदलते हैं, इसको देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाए। ए की पावर 4 ए की पावर 2 + 1,
अपॉन में a की पावर 3 + 1 बराबर ये है। अगर इसको सॉल्व किया जाए तो कैसे करेंगे आप? इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो आप, 200 + 19 का स्क्वायर, है ना, a + b का स्क्वायर हो जाएगा, तो उसमें भी टाइम लगेगा, फिर इसका स्क्वायर। तो भाई यही वो पहला क्वेश्चन है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ कि इसको थोड़ी देर के लिए स्किप करेंगे, अभी काफ़ी कैलकुलेटिव लग रहा है। और अगर इसमें कोई आइडेंटिटी लगेगी तो वो अभी सोच लेते हैं क्या आइडेंटिटी लग सकती है। a² + a, तो आइडेंटिटी भी अभी सोच नहीं पा रहे हैं, तो इसमें टाइम ख़राब नहीं करेंगे ज़्यादा, बाद में इसको देख लेंगे, ठीक है। तो 7 नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आप इंग्लिश में क्वेश्चन को पढ़ना चाहते हैं तो पॉज करिए, इंग्लिश में पढ़िए क्वेश्चन को, उसके बाद हम हिंदी में देखेंगे, ठीक है। अशोक के शिलालेखों में मुख्यतः किस भाषा और लिपि का प्रयोग किया गया था? तो अशोक के शिलालेख आपको पता है, बहुत ज़्यादा फेमस। तो किस लिपि में थे, किस भाषा में थे? प्राकृत और ब्रह्मी लिपि में, ठीक है। इंपॉर्टेंट, बार बार पूछा भी जाता है और याद रखना है आपको, ठीक है। लीजिए इंग्लिश में पॉज पॉज करके पढ़ लीजिए, इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं तो। इंग्लिश में इतना छोटा कैसे है? हिंदी में इतना बड़ा, इंग्लिश में इतना छोटा। इंग्लिश में आई थिंक क्वेश्चन ही दूसरा दे रखा है, हिंदी में दूसरा दे रखा है। ये मेरे पीसी में दिक्कत हो गई है या आप सब लोगों का भी ऐसा ही है? चलो हम हिंदी के हिसाब से देखते हैं, ठीक है। वैसे मोस्टली इंग्लिश के हिसाब से ही होता है, और कोई नहीं, इन्होंने ये बाय मिस्टेक हो गया हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ऐसे एग्जाम में नहीं होता, इतना तो तय है, ठीक है। क्या करना है इसमें, क्या बताना है? कौन सा दर्शाता है कि सी ए कप होता है? तो सी जो है वो ए कप होता है। आपको चार ऑप्शंस देखने हैं, देखो जब भी आपको चार ऑप्शंस को बना बना के डायग्राम देखना है, तो सबसे पहले ये चेक कर लो उसका जेंडर क्या है ना, ऑप्शंस में से। जैसे सी ए कप होता है तो आपको ये पता है कि सी 100% वो होना चाहिए, क्या आदमी होना चाहिए, मैन होना चाहिए। तो यहाँ पे चेक करो सी जो है वो मैन है या वुमन है। तो यहाँ पे हैश ये डॉलर का जो साइन है इसका मतलब देख लेते हैं। पी क्यू की माँ है, तो पी क्यू की माँ है, अगर मैं इस तरीके से देखूं तो सी तो डी की माँ है, तो ये लेडीज होगी। तो ये सी जो है वो पोता नहीं हो सकता इस ऑप्शन में, ठीक है। इस तरीके से आपके 1 2 3 जितने भी ऑप्शन एलिमिनेट होते हैं, ऑप्शन एलिमिनेट होंगे, ठीक है। सेकंड वाले में देखिए, आगे देखो सेम ही चीज़ यहाँ पे सी डॉलर डी, और यहाँ पे भी सेम ही चीज़ है सी डॉलर डी, ठीक है। इसका मतलब क्या है, पी क्यू की माँ है तो सी डी की माँ है। देख रहे हो आप कितनी जल्दी, 2 सेकंड में आपने दो ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए, ठीक है। अब थर्ड ऑप्शन में देखिए सी कहाँ पे है, सी यहाँ पे है, ठीक है। तो सी का एट द रेट से देखे पहले कनेक्शन, तो सी का एट द रेट से देखे तो क्या बोल रहा है, पी एट द रेट क्यू का मतलब क्यू पी की पत्नी है। तो डी जो है वो सी की पत्नी है, तो यहाँ पे तो सी जो है वो, सॉरी यहाँ पे है ना एट द रेट, तो डी सी की पत्नी है, तो यहाँ पे तो सी जो है वो आदमी है। तो इसको आपको ऑप्शन को पुट करके देखना पड़ेगा, ठीक है। ये दो ऑप्शन आपने एलिमिनेट कर दिए इस तरीके से। अब इसको पुट करके देखिए, जल्दी से डायग्राम बनाएंगे। तो ए डॉलर बी का मतलब क्या है, पी क्यू की माँ है, तो ए जो है ये माँ है किसकी, क्यू की, यानी कि बी की माँ है, ठीक है। बी हैशटैग सी का मतलब क्या है, पी क्यू का पिता है, तो ये पिता है किसका, क्यू का, यानी कि सी का पिता है, ठीक है। सी एट द रेट डी, तो सी एट द रेट डी का मतलब है क्यू पी की पत्नी है, तो इसकी पत्नी कौन है, क्यू, यानी कि डी, ठीक है। तो सी पूछा गया ए का पोता है, तो ए के बच्चे का बच्चा, बिल्कुल सही, तो सी ए का पोता हो गया ना, यहाँ पे आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर, ठीक है जी। इस तरीके से आप इसमें टाइम बचा सकते हो अपना। चलिए इंग्लिश में पॉज करिए जल्दी से। अच्छा वो अगला वाला क्वेश्चन यहाँ पे आ गया इंग्लिश में, देख रहे हो। तो इन्होंने आगे पीछे क्वेश्चंस कर दिए, अब पता नहीं क्या ही कर रखा है, ऐसे तो नहीं होना चाहिए ना। हिंदी में पॉज करके देख लीजिए। ओ सॉरी, हिंदी में पॉज करके नहीं, इंग्लिश में पॉज करके देख लिया, अब हिंदी में देखते हैं इसको मेनली। मुख्य ग्रिड के फेल होने के कारण शहर के कई हिस्सों में बिजली आपूर्ति प्रभावित हुई। ये कथन है, इसके आधार पर क्या धारणाएं बनाई जा सकती हैं आपको बताना है। मुख्य ग्रिड शहर के विभिन्न हिस्सों में बिजली के संचरण के लिए जिम्मेदार है। कई हिस्सों में बिजली की आपूर्ति प्रभावित हुई है ग्रिड के फेल होने से, तो इसका मतलब है ये उसके लिए जिम्मेदार है, बिजली के संचरण के लिए, बिल्कुल सही। अधिकांश लोगों ने बिजली आपूर्ति बाधित होने पर काम चलाने के लिए अपने घरों में बैकअप बिजली व्यवस्थाएं स्थापित कर रखी है। ऐसा इसमें कहीं नहीं बोला ना कथन में, इससे क्या मतलब, ये सेकंड वाला थोड़ी इससे कोई कंक्लूजन निकल सकता है। उसने कहा बस फेल हो गया ग्रिड, उससे बिजली आपूर्ति प्रभावित हुई है, तो इसका ये क्या मतलब है कि बैकअप व्यवस्था, इस वाले से नहीं, कथन से ये वाला कंक्लूजन नहीं निकलता, तो पहला ही निकलता आई थिंक। केवल ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर सेकंड, केवल धारणा एक निहित है,
ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इंग्लिश में पॉज कर। यार इसका तो इंग्लिश में भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इंग्लिश और हिंदी में अलग अलग क्वेश्चंस दे रखे हैं। डैश प्रतीक का उपयोग ईमेल पते के भीतर उपयोगकर्ता नाम और डोमेन नाम को अलग करने के लिए किया जाता है। मतलब एक उपयोगकर्ता और डोमेन के बीच में जो होता है वो क्या होता है, एट द रेट, है ना। जैसे आपका कोई भी, जैसे मैंने कहा मॉक एनालाइजर, उसके बाद एट द रेट लगाते हैं ना, तो वो क्या है, बीच वाला है। और gmail.com, तो ये क्या है, डोमेन नेम। तो एट द रेट जो है वो अलग करता है डोमेन और उपयोगकर्ता के नाम को। ठीक है जी। तो इंग्लिश में करने से तो कोई फ़ायदा है नहीं। अच्छा, सेम हो गया। ये वाला क्वेश्चन सेम दे रखा है इंग्लिश और हिंदी में। ओके, चलिए। तो इसको सॉल्व करना है, एक्स का मान बताना है। तो ज़्यादा सोचना नहीं है, चलो बेसिक से ही कर दो। 9×6 = 54 x प्लस 6×3 = 18 बराबर 7×5 = 35 माइनस 5×2 = 10 x। ठीक है। तो क्या करना है इसमें, 35, 10 इधर आ जाएगा तो हो जाएगा 64 x। और ये 35 इधर चला, 35 ये 18 इधर चला जाएगा, माइनस हो जाएगा, 18×2 = 36, से हो गया 17, है ना। एक्स बराबर 17/64, तो ऑप्शन में ही नहीं है। 9×6 = 54 x प्लस 6×3 = 18। अच्छा, सॉरी सॉरी, ये -7 भी है यहाँ पे। तो 18 में से 7 गई, कितना बचा, 11 बचा। तो ये 11 इधर जाएगा, तो ये माइनस हो जाएगा 11, तो इसमें कितना बचेगा, 4 और 2 24 बचेगा। तो ये 64 इधर आ गया। तो अब ऑप्शन में है क्या, ये 8×3 = 24, 8×8 = 64। तो एक्स बराबर हो गया 3/8। ऑप्शन नंबर बी इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए इंग्लिश में सही दे रखा है क्या। हाँ, आप सही दे रखा है इंग्लिश में। शायद शुरू के 1-2 क्वेश्चन हो गए हों, या बीच बीच में कुछ क्वेश्चंस हो रहे हों इधर उधर। खैर, महावीर जिन्हें पाली साहित्य में निगंट नटपुत्र के नाम से जाना जाता था, ने डैश नामक धर्म की स्थापना की। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इन्होंने दे दी, सीधा पूछ रहे हैं कि महावीर जो है वो किस धर्म के संस्थापक है। तो जैन धर्म के संस्थापक है महावीर, वर्धमान महावीर। ठीक है जी। तो इसको सॉल्व करना है, इसमें क्या इंग्लिश में देखोगे। तो भाई पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट में भी सबसे पहले अंदर वाला ब्रैकेट, इसमें भी अंदर वाले ब्रैकेट पहले। तो सॉल्व करते हुए चलें तो क्या, 6 में से 5 गया 1, 12 × 12 और 8 20। ठीक है, प्लस इसको इंटू बना दो, 36 ऊपर चला जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा, है ना। डिवाइड को इंटू लिख देते हैं और फ्रैक्शन को उल्टा कर देते हैं। तो 6×6 = 36, और नीचे कितना बचा, 5। 6 × 6 = 6×6 = 36, 6/5 बचा ना, ये 6/5 माइनस 4/5 और 6/15। तो इसको 15 बनाइए, इसको 5 बना दो ना, 3×2 = 6, 3×5 = 15। तो ये कितना हो गया, 4 और 2 6, 6/5। तो भाई ये तो कट गया दोनों, तो 0 बन गया। यहाँ पे 20 बचा, और यहाँ पे कितना है, 6/5। तो इंटू 20 करेंगे, कितना हो जाए, 5×4 = 20, 6×4 = 24 और 3 = 27। ऑप्शन नंबर 20 दी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इंग्लिश में पॉज करके पढ़ लीजिए, आई होप कि इंग्लिश में सही दे रखा होगा। ठीक है। MS पावर पॉइंट में कौन सा दृश्य व्यू एक समय में एक ही स्लाइड को संपादित या फॉर्मेट करने के लिए उपयोगी है। पावर पॉइंट में कौन सा व्यू एक समय में एक ही स्लाइड को दिखाता है। रीडिंग व्यू, स्लाइड सॉर्टर व्यू, आउटलाइन व्यू और नॉर्मल व्यू। आई थिंक जब नॉर्मल व्यू रहता है तो सामने सिर्फ एक ही स्लाइड रहती है ना, पावर पॉइंट में जैसे PDF वगैरह बनाते हो आप, तो सामने एक ही स्लाइड रहती है। नॉर्मल व्यू जो रहता है उसमें ही रहती है ना एक साइड। तो आई थिंक ये होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन। पॉज करके पढ़ लिया, हिंदी में देखिए इसको क्या बोला इसने। इसका फॉन्ट बहुत छोटा छोटा लग रहा है मेरे को, तो इसको या तो स्क्रीन थोड़ा साइड से ऊपर नीचे कट करना पड़ेगा एडिट करते वक्त। लेट्स सी क्या होता है, देखते हैं क्या बोला है भाई इसने। पहले कलर चेंज करते हैं। इसने बोला है, उसने बोला है ब्यूटीफुल के लिए क्या होगा। ब्यूटीफुल कहाँ पे, यहाँ पे ब्यूटीफुल है और यहाँ पे भी ब्यूटीफुल है। तो यानी कि ब्यूटीफुल कॉमन है, तो ब्यूटीफुल कॉमन है, तो इसके बीच में, दोनों के बीच में कोई कोड भी कॉमन होगा। तो MAT यहाँ पे है, MAT यहाँ नहीं है, MUG यहाँ है, यहाँ नहीं है, BIT यहाँ पे है, BIT यहाँ पे भी है। इट मीन्स कि ब्यूटीफुल का कोड कोड क्या है, BIT है। ठीक है, क्योंकि ब्यूटीफुल दोनों स्टेटमेंट में कॉमन है और एक ही कोड है जो दोनों कोड्स में कॉमन है। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट, इंग्लिश में पॉज करिए जल्दी से, हिंदी में देखते हैं इसको क्या बोला इसने। अंकेश 2 शर्ट शर्ट बेचता है। ठीक है, पहली शर्ट का क्रय मूल्य दूसरी शर्ट के विक्रय मूल्य के बराबर है।
पहली शर्ट 20% के लाभ पर बेची जाती है, दूसरी शर्ट 20% हानि पर बेची जाती है। पहली शर्ट के विक्रय मूल्य और दूसरी शर्ट के क्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। काफी घुमा दिया ना क्वेश्चन को, तो आपको घूमना नहीं है, केवल फ्लो में जैसे जैसे क्वेश्चन में बोला वैसे वैसे चलना है। तो पहली शर्ट का क्रय मूल्य दूसरी शर्ट के विक्रय मूल्य के बराबर है, ठीक है। तो अगर मैं पहली शर्ट का कॉस्ट प्राइस एक्स मान लूँ, तो इसका कॉस्ट प्राइस बराबर है दूसरी शर्ट वाई, दूसरी शर्ट का जो कॉस्ट प्राइस है वो मैंने वाई मान लिया, इसके सेलिंग प्राइस के, ठीक है। पहली चीज़ इसने ये कह दी, पहली शर्ट इसने 20% लाभ पर बेची, ठीक है। तो दूसरी शर्ट 20% हानि पर बेची। तो अगर मैं कहूँ कि एक्स का कॉस्ट प्राइस एक्स है, तो एक्स को उसने एक्स रुपये में बेचा होगा, ठीक है। तो उसने उसको एक्स में 100% में बेचा होगा, है ना, 100% में बेचा होगा। तो इसका एक्स का जो है क्या बोला था इसने, एक्स का क्रय मूल्य, अच्छा अच्छा बेका नहीं है, सॉरी, बेका तो 20% के लाभ पे है। एक्स का क्रय मूल्य यानी कि एक्स का 100%, एक्स का 100% एक्स क्रय मूल्य है, हमने क्रय मूल्य माना है एक्स और वाई को, दोनों वस्तुओं का, ठीक है। तो एक्स का 100% बराबर है दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य के। तो वाई का विक्रय मूल्य कितना है, दूसरी शर्त पर 20% की हानि हुई है, यानी कि वाई जो है वो मैंने 80% में बेची है उसकी, जो उसकी वैल्यू थी उससे 20% कम में बेची है ना, मैंने 80% में बेच दी क्योंकि 20% का लॉस हुआ है। तो एक्स का 100% बराबर है वाई का 80%, ठीक है। 100% परसेंटेज हटाएंगे नीचे 100 आ जाएगा, तो 100 से 100 खत्म, 20 चौक 80, 20 पंजे 100। तो एक्स अपॉन वाई कितना आ गया, एक्स के सामने कितना है 4 और वाई के सामने 5। इट मीन्स कि एक्स की वैल्यू 4 आ गई और वाई की वैल्यू 5, और एक्स और वाई क्या माने थे हमने, कॉस्ट प्राइस माने थे, ठीक है। इसने बोला क्या है अब, कि पहली शर्ट का विक्रय मूल्य है और दूसरी शर्ट का क्रय मूल्य है। तो दूसरी शर्ट का क्रय मूल्य तो 5 है, ठीक है, और पहली शर्ट का विक्रय मूल्य, तो पहली शर्ट बेची गई है 20% के लाभ पर, और कॉस्ट प्राइस उसका अगर 4 है, तो 4 का 20% यानी कि 1/5 कितना हो जाएगा, 0.8, है ना। तो 0.8 रुपये का फायदा हुआ उसको 4 रुपये पे, तो 4.8 में बेची होगी उसने शर्ट, है ना। तो इनका रेशियो बता रहा है आपको, तो रेशियो के लिए इस पॉइंट को हटाएंगे, तो यहाँ पे भी एक जीरो बढ़ा देंगे। तो इसको काटो, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, तो 24:25, ऑप्शन नंबर 20 दी करेक्ट आंसर, ठीक है जी। इस तरीके से जैसे जैसे उसने क्वेश्चन में बोला है वैसा आपको करना है। पॉज करिए, इंग्लिश में पढ़ी जल्दी से, हिंदी में देखते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है, ब्रह्मपुत्र नदी कौन से ग्लेशियर से निकलती है, चेमयुंग डुंग से, ठीक है। सभी के ग्लेशियर्स आपने पढ़े होंगे, आई होप कि ज्योग्राफी में जो भी आप नदियाँ वगैरह पढ़ते हैं, तो सबके नदियों को पढ़ने का तरीका यही है कि वो कहाँ से निकलती है, उसका रास्ता क्या है, उसकी सहायक नदियाँ क्या कौन कौन सी हैं, तो ये सब तो इम्पोर्टेंट होता ही है। ब्रह्मपुत्र जो है वो चेमयुंग डुंग ग्लेशियर से निकलती है, कैलाश पर्वत से, ठीक है। पॉज करिए जल्दी से, हिंदी में देखें इसको क्या बोला इसने। 12 एक निश्चित तर्क के अनुसार 32 से संबंधित है, उसी तर्क के अनुसार 9, कॉमा लगाना था ना यहाँ, 9 20 से संबंधित है, तो उसी तर्क के अनुसार 24 किससे संबंधित है ये बताना है। तो 12 32 से संबंधित है, कैसे, 12 तिया 36 -4, तो 9 तिया 27 -7 हो रहा है, तो 4 क्यों नहीं हो रहा। और क्या हो सकता है, और कुछ है क्या इसमें। 12 दूनी 24, 6 और 2 8, 9 दूनी 18 में 2 जोड़ रहा है, 8 नहीं जोड़ रहा है। और क्या हो सकता है भाई, 4 तिया 12, 4 अट्ठे 32, 3 तिया 9, 3 अट्ठे 24 नहीं हो रहा। 12 में 4 जोड़ा, 16 दूनी 32, 9 में 4 13 दूनी 26 नहीं हो रहा। किस किस का मल्टीपल है, 2 4 का देख लिया हमने, 4 अट्ठे 32, 8 घटाया नहीं हो रहा, 4 5 6 7 8, 8 चौक 32, 4 घटाया, 4 घटाया 5 चौक 20, बहुत बढ़िया बेहतरीन। इसने क्या किया है भाई कि इसमें से -4 किया है और इंटू 4 किया है, ठीक है, -4 इंटू 4, इसमें -4 इंटू 4, ठीक है। तो 9 में से 4 गया, कितना बचा, 5, 5 चौक 20। तो अब इसमें क्या करना है भाई, किसको बताना है, 24 को बताना है। तो 24 में से -4 करेंगे 20 आएगा, और 20 में इंटू 4 करेंगे तो 80 आएगा, ऑप्शन नंबर 20 दी करेक्ट आंसर, बहुत बढ़िया, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश में पॉज करिए जल्दी से, हिंदी में देखेंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में 2001 से 2011 के बीच सबसे अधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर दर्ज की गई, सबसे अधिक दशकीय
जो जनसंख्या वृद्धि दर थी वो कहाँ थी, मेघालय में। और सबसे कम जो थी वो नेगेटिव में कहाँ पे थी, नागालैंड में। तो भाई जनसंख्या से ये जो सेंसस है ना, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस तो बिल्कुल छूटने ही नहीं चाहिए, क्योंकि इसके बहुत सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी पीवाईक्यू में आए हुए हैं, तो सारे आपको घोट के पी जाने, रट्टा मार लेना है, ठीक है। दो संख्याओं का GCD 12 है, उनका LCM 240 है। एक संख्या 64, दूसरी संख्या क्या है बताना है। अब देखो यहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाओगे, GCD। तो GCD का बेसिकली मतलब होता है ग्रेटेस्ट कॉमन, डी से होता है डिवाइजर आई थिंक। तो इसका मतलब HCF ही होता है कुल मिला के, ठीक है। तो HCF को GCD लिख दिया इन्होंने, और कुछ नहीं है, बेफिजूल में बस क्या बोलूँ, ठीक है। तो LCM इंटू HCF आपको पता है, HCF इंटू LCM बराबर होता है दोनों संख्याओं का मल्टीप्लीकेशन, है ना। इतना तो आपको पता है। HCF कितना दे रखा, 12, इंटू LCM कितना है, 240। और एक संख्या कितनी है, 64। तो दूसरी संख्या क्या होगी, B हो गई, तो ये 64 नीचे आएगा। तो 8 अट्ठे 64, 8 तिया 24, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 2 से गया 15 बार, 15 तिया 45। ऑप्शन नंबर 20 दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए इंग्लिश में पॉज करके जल्दी से पढ़ लीजिए। हिंदी में देखिए इसको क्या बोला इसने भाई। यदि तीसरे और पांचवें वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज 400 और 1600 है, तो दूसरे वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। ये पहले भी आया हुआ है, अगर आपने अच्छे से CI को किया हुआ है तो ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। तीसरे और पांचवें यानी कि चौथा वर्ष रह गया बीच में, तीसरे और पांचवें के इसने CI का वैल्यू दे रखी है ब्याज की, ठीक है। तो तीसरे और पांचवें में जब ऐसे आपको CI दिया होता है तो चौथे की वैल्यू होती है रूट के अंदर थर्ड का इंटू फिफ्थ का, ठीक है। इट मीन्स कि जो फोर्थ में आपको मिलेगा ब्याज वो कितना मिलेगा, कितना मिलेगा, 400 इंटू में 1600, ठीक है, वो भी रूट के अंदर। तो 400 बाहर आके कितना हो जाएगा, 20। 1600 बाहर आके कितना हो जाएगा, 40। तो ये कितना हो गया, 4 दूनी 8। तो आपको इतना पता चल गया कि चौथे वर्ष का कितना हो जाएगा, फोर्थ ईयर का हो जाएगा 800, ठीक है। सेकेंड, ये क्या हो गया भाई, फोर्थ ईयर का जो हो जाएगा वो हो जाएगा 800 रुपये ब्याज, ठीक है। अब क्या बताना है, दूसरे वर्ष का। तो दूसरे वर्ष का आपको ब्याज बताना है। अगर मैं ऐसे देखूं कि दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ठीक है। तीसरे का कितना था भाई, ब्याज 400 था। और चौथे का कितना आ गया, 800। और पांचवे का कितना आ गया, 1600। तो आपको दिख रहा है 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो यहाँ पे 200 आ जाएगा, सिंपल, है ना। अगर आपको नहीं मतलब इस तरीके से सोच पाते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको इतना पता होना चाहिए कि 2 साल का जो रेशियो होता है ना CI का, हाँ, किसी भी 2 साल का, देखो इसका भी वही रेशियो होगा जो पहले, दूसरे और तीसरे साल का होगा। तीसरे और चौथे का भी वही रेशियो होगा जो चौथे और पांचवे का होगा। तो अगर मैं तीसरे और चौथे का या रेशियो देख लेता हूँ तो कितना, 1:2 है। तो अगर ये 2 है, 2 की वैल्यू 400 है, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 200 हो जाएगी। CI में हमेशा दो जो ईयर्स होते हैं ना लगातार, उनका रेशियो किसी भी आगे, अगर मैं कहूँ ना 9वें और 10वीं ईयर का रेशियो, तो वो भी वही होगा जो दूसरे और तीसरे का रेशियो है, ठीक है, CI का। तो इतना ध्यान रखना। तो ये कितनी आ गई वैल्यू, 200। तो ऑप्शन ये रहा, ऑप्शन नंबर D इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश में पॉज करिए जल्दी से, हिंदी में देखेंगे इसको। निम्नलिखित में से किसने मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर स्वराज पार्टी के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। स्वराज पार्टी बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। ये दोनों किन दो व्यक्तियों ने मिलकर बनाई थी, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास, ठीक है। दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है, याद रखना है आपको। पॉज करिए जल्दी से, इंग्लिश में पढ़ लिया, अब हिंदी में देखते हैं इसको क्या बोल रहा है। ZWTQN, तो N से Q जाएंगे, Q से N से Q जाइए, NOPQ, RSTUVWXYZ। तो +3 गैप हो रहा है, तो N में +3, N भी किसी से +3 करके आया होगा, तो KLM JKLMN, अच्छा हाँ, KLMN। तो K आ गया, तो ये ऑप्शन खत्म, ये ऑप्शन खत्म। तो K आएगा यहाँ पे। अब उसके साथ नंबर क्या आएगा ये देखना है आपको। तो नंबर्स में देखें क्या कनेक्शन दिख रहा है। तो 3 से 9, 3 तिया 9, 9 तिया 27, तिया 81, यानी कि यहाँ पे एक आएगा, 1 तिया 3। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। आई थिंक ये ब्लैक जो थीम है ना, इस पे सूट नहीं करी, क्योंकि इनका बहुत ज़्यादा छोटा फॉन्ट है, बहुत छोटा छोटा लिखा है ना, इस वजह से। देखते हैं अब आप लोगों का क्या रिस्पॉन्स रहता है।
नाथुला दर्रा भारत को उसके किस पड़ोसी देश से जोड़ता है? नाथुला आपको पता है कहाँ पे है? ये है आपका मणिपुर में, ओ सॉरी मणिपुर कह रहा हूँ, सिक्किम में है। मणिपुर कहाँ चले गए हम? ये सिक्किम में है आपका। और किस देश से जोड़ता है? तो ऊपर की साइड कौन सा देश है? चीन, चाइना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इंग्लिश में पॉज करिए, हिंदी में देखें। एक फल विक्रेता, मार्कर कहाँ है गिरा? एक फल विक्रेता के पास कुछ संतरे हैं, उनमें से उसने उनमें से 70% बेच दिया और फिर उसके पास इतने संतरे बचे। मूल रूप से उसके पास कितने संतरे थे? देखो ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं, ठीक है, एग्जाम में भी आते हैं इतने आसान आसान क्वेश्चंस। 70% उसने बेच दिए तो इतने बचे, तो यानी कि ये किसकी वैल्यू है? 30% की वैल्यू है। अगर 30% की वैल्यू ये है तो 10% कितने हुए? 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 0। 10% की वैल्यू है तो 100% की कितनी हो जाएगी? एक और जीरो बढ़ा दो। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इंग्लिश में पॉज करिए इसको जल्दी से, हिंदी में देखें इसको। हम्म, खांसी जुकाम हो रहे हैं भाई थोड़ा सा। हम्म, अगर वॉइस आ रहा हो तो थोड़ा सा उसको सहन कर लेना ठीक है, हालांकि मैं आएगी नहीं वॉइस आपको, ठीक है। महासागरीय अम्लीकरण का प्राथमिक स्रोत क्या है और यह समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र को किस प्रकार प्रभावित करता है? ओशियन एसिडिफिकेशन। ओशियन एसिडिफिकेशन की बात कर रहा है, तो ओशियन एसिडिफिकेशन का कारण क्या होता है? CO2। जो CO2 होता है इसकी वजह से महासागरों में अम्लीयता बढ़ती है। तो उर्वरकों से नाइट्रोजन का रिसाव नहीं, वायुमंडलीय CO2 का अवशोषण, CO2 का अवशोषण, और इसका प्रभाव क्या होता है? पीएच को कम करना और कैल्सीफाइंग जीवों को नुकसान पहुंचाना। हाँ, जैसे वो होते हैं ना कोरल रीफ वगैरह, उन सबको इससे बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज दी करेक्ट आंसर। ज्योग्राफी का क्वेश्चन, एनवायरनमेंट का पार्ट, उसमें से ज्योग्राफी में भी एनवायरमेंटल ज्योग्राफी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या बोला इसने? प्लस का कुछ मतलब है ये सब। तो 133, डिवाइड का क्या अर्थ है? डिवाइड का अर्थ है प्लस, तो +19। प्लस का क्या अर्थ है? प्लस का अर्थ क्या है भाई, कहाँ है? -39। इंटू का क्या अर्थ है? इंटू का अर्थ है डिवाइड, 3। और माइनस का क्या अर्थ है? इंटू 2। ठीक है, तो 13 × 3 = 39, 13 आ गया, 13 दूनी 26, 26 आ गया, तो माइनस का 26 है ये। तो 26 में से 19 गए, कितने बचे? 7 बचे। तो इसमें से -7 करेंगे, कितना हो जाएगा? तो 3 गया, 4 गया, 126। ऑप्शन नंबर 20 दी करेक्ट आंसर। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इंग्लिश में पॉज करिए जल्दी से। उसके बाद देखेंगे हिंदी में, कहाँ गया? हिंदी में देखिए इसको, क्या बोला इसने? 12 10 a = 5। तो भाई 10 a दे रखा है इसने, 10 a = 5 में ये 12 जो इधर है इसको ले आओ नीचे, 12। ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा पूछ रहा है आपको, तो आपने पढ़ा है लाल बटे कक्का, सभी को ध्यान होगा ये लाल बटे कक्का। ये होता है साइन, ये कॉस 10। ठीक है, तो आपको 10 दे रखा है, यानी कि लंब और आधार दे रखा है। लंब ये है, आधार ये है। तो 5 12 13, तो कर्ण कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा कर्ण। ठीक है, ट्रिपलेट के हिसाब से, वरना आप पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लेना, लंब का वर्ग जमा आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग। ठीक है, तो ये तीनों आगे। अब पूछा गया कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस क्या होता है? आधार बटा कर्ण। तो आधार है 12 बटे में 13 का स्क्वायर, तो ये कितना हो गया? 144 बटे में 169, माइनस साइन स्क्वायर थीटा, लंब अपॉन में कर्ण का स्क्वायर, तो साइन कितना हो गया? लंब, लंब का स्क्वायर 5 पंजे 25, अपॉन में कर्ण का स्क्वायर कितना हो गया? 169। तो 144 में से 25 गए, कितने बचे? 14 से 5 गया 9, और एक ही इसमें यूनिट डिजिट 9 दिख रहा है, और तो कहीं दिख ही नहीं रहा। हालांकि पूरा कर लो आप इसको। 3 में से 2 गया 1 और 1, 119 अपॉन में 169। ऑप्शन नंबर सेकंड इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पॉज करके इंग्लिश में पढ़ लीजिए, हिंदी में देखें। निम्नलिखित में से कौन तबाकत नसीरी पुस्तक का लेखक है? बहुत फेमस, बार बार क्वेश्चन आ चुका है इसके बारे में। मिनहाज उल सिराज। ठीक है, ये मॉक में भी बार बार आता है, टेक्स्ट बुक पे भी बहुत बार बार आता है क्वेश्चन। ठीक है, और ये PYQ में भी आया हुआ है बहुत बार। इंग्लिश में पॉज करिए जल्दी से इसको, हिंदी में देखेंगे। क्या बोल रहा है भाई ये? कौन सा दक्षिण पूर्वी एशियाई देश 7,000 से अधिक द्वीपों का एक समूह, द्वीप समूह, दुनिया का एकमात्र राष्ट्र है जहां वेलिस रेखा एशियाई और ऑस्ट्रेलियाई
जीवों को अलग करने वाली जैव भौगोलिक सीमा प्रमुखता से देखी जाती है? 7,000 से अधिक द्वीपों का एक द्वीप समूह। तो मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस, सारी द्वीप समूह दे रखे हैं यहाँ पे। तो इसको भाई स्किप करते हैं, इसके बारे में कुछ ज़्यादा सोच भी नहीं पा रहे हैं, बाद में देखते हैं इसको, ठीक है। इंग्लिश में पॉज करिए जल्दी से, हिंदी में देखें इसको क्या बोला इसने। ए और बी ने क्रमशः इतने और इतने का निवेश किया। ये ढको मत इसको भाई। ए ने इतना, बी ने इतना निवेश किया, साझेदारी की। 2 महीने बाद सी ने इतने निवेश किया, उसको उनके साथ शामिल हो गया। यदि अर्धवार्षिक लाभ, ठीक है, यानी 6 महीने की बात कर रहा है, इतने रुपए, तो ए का हिस्सा बताना है कितना होगा, ठीक है। यानी 6 महीने के लिए इन्वेस्टमेंट हो रहा है, अर्धवार्षिक लाभ मिल रहा है, 6 महीने के लिए इन्वेस्टमेंट हो रहा है। तो पहले तो जितनी जीरो सभी में उतनी जीरो हटा दो, तो 3 जीरो इसमें हटा दो, ये 3 जीरो इससे हटा दो, 3 जीरो इससे हटा दो, ठीक है। हम्म, अब इसने ए ने, बी ने और सी ने, ए ने कितने रुपए इन्वेस्ट किए हैं? 25 रुपये। कितने महीने के लिए? 6 महीने का मामला है, तो 6 महीने के लिए इन्वेस्टमेंट किया है। बी ने 15 रुपये इन्वेस्ट किए हैं, कितने के लिए? 6 महीने के लिए। सी 2 महीने बाद आया है, यानी कि 6 में से 2 महीने चले गए, तो सी ने 10 रुपये इन्वेस्ट किए हैं केवल 4 महीने के लिए, ठीक है। तो 25 छिक्का 150 रेशियो, 15 छिक्का 90 और 10 चौका 40। तो 0 0 और 0, तीनों जीरो खत्म। इस रेशियो में इनको प्रॉफिट मिलेगा, क्योंकि इस रेशियो का इन्वेस्टमेंट है, तो इन्वेस्टमेंट का रेशियो बराबर प्रॉफिट का रेशियो होता है। और कुल मिलाकर लाभ कितना मिल रहा है? 4480। तो टोटल लाभ देखें तो ए को 15, बी को 9 और सी को 4। तो कितना हो गया ये? 9 4 13, 5 18 10 28, ठीक है। तो यानी कि 28 रेशियो की वैल्यू कितनी दे रखी है? 4480। ये है 28 रेशियो की वैल्यू। तो एक रेशियो की वैल्यू निकालनी है आपको, तो कैसे निकालेंगे? 14 दूनी 28, 14 तिया 42, 14 दूनी 28, 0, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 110, ठीक है। ठीक है, 14 दूनी 28, 14 तिया 42, 14 दूनी 28, ठीक है। 2 एकम 2, 2 छिक्के 12, 2 एकम 2, 2 छिक्के 12, 0, ठीक है। ठीक है, पूछा गया इसने, ए का हिस्सा पूछा है, तो ए का हिस्सा है 15 रेशियो, और एक रेशियो के लिए आई है 160। तो 160 में 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा? 0। 15 छिक्का 90, 15 एकम 15, 5 20 और 4 24, 24। सौ ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश से पॉज करिए जल्दी से, हिंदी में देखेंगे इसको क्या बोला इसने। फॉर्मेट शब्द में प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके ठीक बाद वाले अक्षर से बदलना है। तो स्वर को ठीक बाद वाले से बदलना है, और प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके ठीक पहले वाले अक्षर से बदल दिया जाए। तो इस प्रकार बने अक्षरों के समूह में कितने स्वर हैं, ये बताना है। तो भाई स्वर को आगे वाले से और व्यंजन को पीछे वाले से। देखो एफ का पीछे हो जाएगा तो जी, ई एफ जी एच, ई एफ तो यानी ई हो गया। ओ वॉविल है, तो वॉविल को आगे वाले से बदलना है, ठीक बाद वाले से, तो ओ का पी हो गया। आर में पीछे जाना है, पी क्यू आर। एम में एन, ओ पी क्यू, एल एम तो एल आएगा। तो ए में आगे हो जाएगा ए से एक बी, टी से पीछे होएगा एस टी, ठीक है। तो अब ये पूछा है इसमें कितने स्वर हैं, तो कितने स्वर है? ए ई आई ओ यू में से ई ये रहा, और कोई नहीं, तो एक ही स्वर है, ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट, अरे भाई क्लिक हो जा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश में पॉज करिए जल्दी से, पढ़िए इसको, हिंदी में देखें क्या बोला इसने। 16,298 रुपए की राशि सुनील, अनिल और जमील के बीच इस प्रकार विभाजित की जाती है कि उनके हिस्सों से क्रमशः इतने इतने और इतने रुपए घटा दिए जाएं, तो उनकी शेष राशि का अनुपात इतने होगा। यदि उनके मूल हिस्सों में क्रमशः इतने इतने रुपए जोड़ दिए जाएं, तो उनकी राशि का अनुपात क्या होगा? अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा कैलकुलेशन होगी, बस ज़्यादा नहीं होगी इसमें। अगर हम देखें सुनील, अनिल और जमील के बीच जो राशि है, ये वाली राशि विभाजित की गई, और उसके बाद इन तीनों से इतने इतने रुपए ले लिए, तो ये रेशियो आ गया। तो ये टोटल इन तीनों से हटाना कितना है, कितने रुपए? 24, 38 और 52। टोटल कितने रुपए हटाने हैं? 50, 3 80, 90, 100, 114। कुल मिला के इस राशि में से 114 रुपये निकाल दिए, तो ये रेशियो बना। तो इसमें से 114 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 8 में से 4 गया 4, 9 में से 1 गया 8, 2 में से 1 गया 1, और ये 16। तो राशि अब 16,184 रुपये बची, यानी कि ये जो रेशियो है ना, ये इस राशि का दे रखा है। पूछा क्या है? उसके बाद हमें ये निकालना है कि जो पहले मूल हिस्सा था
उसके बाद इनमें 92, 26 और 84 जोड़ना है, फिर इनका रेशियो बताना है। तो पहले मूल हिस्से की तरफ जाते हैं। अब इसकी वैल्यू ये दे रखी है टोटल, तो ये टोटल रेशियो कितना हो गया, 20, 30 और 34। तो यानी कि ये 34 की वैल्यू दे रखी है, ये टोटल 34 रेशियो की वैल्यू है। तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, काटें इसको, तो कटना चाहिए पूरा। तो 17 दूनी 34, 17 निम्मा 153, 8 17 पंजे 85, 2 17 दूनी 34। तो 2 से कटेगा, 2 चौक 8 और 2 सत्ते 14, 2 छिक 12। तो एक रेशियो की वैल्यू आ गई। ठीक है। अब अगर हम देखें इसमें, तो शुरुआत वाले की वैल्यू सबकी अलग अलग सी है, तो पहले वाले मल्टीपल के हिसाब से देखेंगे हम, तो पहले वाले व्यक्ति की निकाल लेते हैं। ठीक है। तो ये आ गया एक रेशियो की वैल्यू। तो पहले वाले व्यक्ति के पास कितना है, 9 रेशियो, तो इंटू 9 करेंगे। तो 9 छिक 54, 5 9 सत्ते 63 और 5 68, 6 9 चौक 36, 40 और 2 42। ठीक है। इतने रुपए उसके पास फिलहाल, हाल फिलहाल हैं। ठीक है। और इसमें से 24 रुपए घटा दिए थे, तो मूल रूप से उसके पास कितने रुपए होंगे, तो इसमें 24 रुपए और जोड़ दूं तो कितने हो जाएंगे, 4 और 4 8, 8 और 2 10, 2 और 1 3। इतने रुपए उसके पास मूल रूप से थे। ठीक है। जब उसमें से 24 हटा दिए थे तो रेशियो ये हो गया था उसका, 9 हो गया था उसका। ठीक है। अब उसने ये बोला कि 92 रुपये और जोड़ दो इसमें, तो हमने इसमें 92 रुपये और जोड़ दिए, तो कितना हो गया, 8 2 10, 9 2 9 1 10, 4, ये 4400 रुपये हो गया पहले व्यक्ति का। तो यानी पहले व्यक्ति के पास 4400 रुपये आएंगे। तो मैं ये देख लेता हूँ कि जो पहले व्यक्ति के पास रेशियो में वैल्यू है ना, इनमें से कौन इसका मल्टीपल है। देखो मेरे को ये दिख रहा है 44 केवल, 4400 की वैल्यू 44 दिख रही है ना, ये रेशियो जो है, ये 4400 जो वैल्यू आई है, इसमें से 44 जो है ये इसका मल्टीपल है। 4400 क्या 47 से कट जाएगा, नहीं कटेगा। 39 से कट जाएगा, 4400 नहीं कटेगा। 44 से कट जाएगा, 41 से भी ये नहीं कटेगा। इट मीन्स कि ये आंसर है, पूरी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है। तो आई थिंक सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट पॉज करके देख लीजिए आप इंग्लिश में, अब हिंदी में देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन भारतीय जनसंघ के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। तो जनसंघ के जो संस्थापक थे कौन थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ये आपका 1951 के आसपास बना, जो कि बाद में कन्वर्ट हो गया किसमें, बीजेपी में। ठीक है। पी नीचे लिख दिया। बीजेपी कब बन गई थी ये जनसंघ, 1980 में, 1980 के दशक में। ठीक है। चलिए। हम्म यदि ए और बी, सॉरी, ए की आय बी से 20% अधिक है, बी की आय सी से इतने प्रतिशत कम है, तो ए सी और बी की आय का अनुपात देखो, इसने कितने चालाकी की है कि ए सी और बी का पूछा है, ए बी और सी का नहीं पूछा। देख रहे हो, बहुत बढ़िया, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन तो इजी है, रेशियो सब निकाल देंगे, बट यहाँ गलती कर सकते हैं क्योंकि इसने ए बी सी नहीं पूछा, ए सी बी पूछा है रेशियो। ठीक है। तो ए की आय बी से 20% अधिक है, तो ए और बी का अगर रेशियो निकालें तो ए की आय बराबर कितना है, बी से 20% अधिक, यानी कि बी का 120%, यानी कि 6/5 के 5 इधर आ जाएगा, तो 5a बराबर 6 भी हो गया। ठीक है। यानी कि ए और बी का रेशियो कितना आ गया, ए अपन बी कितना आ गया हमारे पास, ये ए के सामने 6 है और बी के सामने 5 है। ठीक है। अब दूसरी सिचुएशन इसने क्या दी है, बी की आय सी से 25% कम है, तो बी बराबर सी से 25% कम, यानी कि सी की 75% के बराबर है। यानी कि 25 3 75, 25 चौका 100, ये 4 इधर चला जाएगा। तो बी की वैल्यू कितनी आ गई, 3, और सी की वैल्यू कितनी आ गई, 4। ठीक है। बिल्कुल ठीक है। अब हमें रेशियो निकालना है, तो भाई जो इसमें कॉमन है उसको बराबर बना दो, तो 20 में भी है, 20 में भी है, तो इसको बराबर बना देंगे। इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों में, और इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 15 बन जाएगा ये। ठीक है। तो ए कितना आ गया, 18। अब पहले सी लिखना है, ठीक है, बी नहीं लिख देना, नहीं तो गलत हो जाएगा। अब सी कितना आ गया, 5 चौक 20, और बी कितना आ गया, 5 15। ठीक है। तो 18 20 15, और 18 15 20 भी ऑप्शन में होगा, तो पहली ऑप्शन में दे रखा है ताकि गलत हो जाए, बट ऑप्शन नंबर 20 दी करेक्ट आंसर। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश में पॉज करिए जल्दी से, हिंदी में देखेंगे। कौन सा अफ्रीकी देश अफ्रीका के हॉर्न में स्थित है, दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जिसकी तटरेखा लाल सागर और अदन की खाड़ी दोनों के साथ है, और डानाकिल डिप्रेशन का घर है, जो पृथ्वी पर सबसे निचले और सबसे गर्म स्थानों में से एक है। अफ्रीकी देश अफ्रीका के हॉर्न में स्थित है, एकमात्र ऐसा देश जिसकी तटरेखा लाल सागर और अदन खाड़ी दोनों के साथ है। सुना सुना सा तो लग रहा है भाई ये, पर ये काफी समय पहले सुना था, इसलिए अब ये सूना सूना सा लग रहा है। ठीक है।
ये सब मैप किया था जब सब चीज़ें की थी, बट अभी तो दूर दूर तक मैं सोच ही नहीं पा रहा इनमें से कोई। खैर आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इंग्लिश में पॉज करिए जल्दी से। हिंदी में देखें इसको क्या बोला है इसने। कथन दे रखा है, स्कूलों को सभी उम्र के बच्चों में आत्म अनुशासन को प्रोत्साहित करना चाहिए। स्कूलों को सभी उम्र के बच्चों में आत्म अनुशासन को प्रोत्साहित करना चाहिए। इसके आधार पर क्या तर्क हो सकते हैं। 7 वर्ष की आयु तक के बच्चे अनुशासन की अवधारणा को समझने के लिए पर्याप्त परिपक्व नहीं होते। अनुशासन की अवधारणा को समझने के लिए पर्याप्त परिपक्व नहीं होते 7 वर्ष तक की आयु के बच्चे। तो ये ऐसा क्यों कहेगा कि सभी सभी उम्र के बच्चों को सिखाओ। पहला तो मेरे हिसाब से गलत होना चाहिए। अनुशासन तब तब अधिक समय तक चलता है और अधिक प्रभावी होता है जब इसे बाहर से दूसरों के द्वारा स्थापित करने की तुलना में स्वयं द्वारा स्थापित किया जाता है। स्कूलों को सभी उम्र के बच्चों में आत्म अनुशासन, अच्छा, स्वयं से अनुशासन को प्रोत्साहित करना चाहिए। तो अधिक प्रभावी तब होता है जब इसे दूसरों को स्थापित करने की तुलना में स्वयं स्थापित किया जाना चाहिए। तो ये सेकंड वाली चीज़ सही है। तभी तो आत्म अनुशासन यानी कि स्वयं अनुशासन को प्रेरित कर रहे हैं ना। तो आई थिंक सेकंड, ओनली सेकंड कहाँ है भाई। एक कमजोर है दूसरा मजबूत है। ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। इंग्लिश में पॉज करिए जल्दी से। यदि पेट्रोल की कीमत में 92% की वृद्धि होती है तो उपभोक्ता द्वारा पेट्रोल की खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए यदि पेट्रोल पर व्यय अपरिवर्तित रहे। डायरेक्ट क्वेश्चन है बट मैं आपको बेसिक तरीके से समझाता हूँ, कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज बहुत होते हैं। तो बेसिक देखिए, आप देखो पेट्रोल में 100 रुपये का 100 यूनिट पेट्रोल लेता हूँ, ठीक है। 100 यूनिट पेट्रोल लेता हूँ, है ना, 100 रुपये का। अब जो है उसकी कीमत 192 रुपये हो गई, लेकिन मुझे चाहिए तो 100 ही रुपये का पेट्रोल ना। तो मेरे को खपत कितनी कम करनी पड़ेगी ये बताना है। तो मेरे को पहले 100 यूनिट पेट्रोल 100 रुपये का मिलता था, अब 100 यूनिट पेट्रोल 192 रुपये का मिल रहा है ना। और मेरे को 100 ही रुपये का पेट्रोल चाहिए। तो अगर 192 का 100 यूनिट है तो 1 रुपये का 192 ये आ गया, ठीक है। और मेरे को चाहिए कितने का, 100 रुपये का, तो इंटू 100। आप समझ पाए बात को। 100 रुपये का 100 यूनिट पेट्रोल लेता था मैं पहले, अब वो 192 का 100 यूनिट आ रहा है। मेरे को तो 100 ही रुपये का चाहिए। तो 192 का 100 यूनिट है तो 1 रुपये का कितना है, 100/192। और मुझे चाहिए 100 रुपये का इंटू 100। अब इसको सॉल्व कर दो तो 4 चौक 16, चार चौक 16, 4 अट्ठे 32, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 4 एकम 4, 4 दूनी 12, और ये अगेन 25। तो कितना हो जाएगा, 25 का 625 अपन में 12। तो ये कितना हो गया, 12 पंजे 60, 12 पंजे 60, 12 दूनी 24 पॉइंट समथिंग। तो 52 पॉइंट समथिंग परसेंटेज तक मैं खर्च कर सकता हूँ खपत। अब मेरी जो है वो पहले जितनी थी 100 यूनिट, अब उसके मुकाबले 52 यूनिट मैं खपत कर सकता हूँ। तो मेरे को खपत कितनी कम करनी पड़ेगी, 48% तक, अप्रॉक्स 48% तक, है ना। 52 पॉइंट समथिंग यानी कि 48 समथिंग कहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी। समझ पाए बात को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इंग्लिश में पॉज करिए इसको जल्दी से। हिंदी में देखते हैं। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का शुभंकर क्या है। ये अभी किसी क्विज वगैरह में क्वेश्चन आया था। खेलो इंडिया पैरा गेम्स का वो कौन है, उज्ज्वला। नेम भी यूनिक सही है, अभी किसी क्विज में आया था क्वेश्चन, ठीक है। आज तो नाक बह रही है भाई बहुत दबा के। नेक्स्ट क्वेश्चन इंग्लिश में पॉज करिए पढ़िए। हिंदी में देखते हैं इसको क्या बोला है इसने। एबीसी बी पर एक समकोण त्रिभुज है। तो भाई ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, बना देते हैं समकोण त्रिभुज ए बी सी। ये समकोण है बी, ठीक है। त्रिभुज का परिमाप इतना है, लंबवत भुजाओं का योग और कर्ण के बीच अंतर 20 सेंटीमीटर है। यानी कि इनका योग आ, इनका योग प्लस, सॉरी माइनस कर्ण, इनका अंतर 20 दे रखा है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। नाक साफ कर लो भाई, ये तो बहुत दिक्कत हो रही है। भुजाओं के योग और कर्ण के वर्ग के बीच का अंतर ये दे रखा है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालें, परिमाप दे रखा है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आपने सुना है तो आर इंटू एस भी होता है। एस जहाँ पे होता है सेमी पेरीमीटर, पर आर कैसे निकाली जाए, आर भी निकाल सकते हैं ना आप। इसके आर समझ रहे हैं आप, जो अंतःवृत्त बनेगा इसकी रेडियस। तो अंतःवृत्त की रेडियस क्या होती है, लंबवत भुजाओं का योग। बेहतरीन, अच्छा यही चीज़ दे रखी है इसने, बहुत बढ़िया। आपने सुना होगा परपेंडिकुलर अपॉन प्लस बेस माइनस हाइपोटेनियस अपॉन में 2 होती है रेडियस, ये होती है।
सभी ने सुना है ना, लंब प्लस आधार माइनस कर्ण बटे में 2 होती है रेडियस अंतःवृत्त की, ठीक है, समकोण में, समकोण त्रिभुज में, सॉरी। तो भाई इनका अंतर कितना दे रखा है, 20 दे रखा है ना, प्लस और माइनस का अंतर दे रखा है 20 ऑलरेडी दे रखा है, बहुत बढ़िया। तो रेडियस आ गई 10, 10 इंटू त्रिभुज का परिमाप दे रखा है हमें, सेमी पेरीमीटर चाहिए, तो इसका आधा कितना हो गया, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, तो 840, ऑप्शन नंबर 20 दी करेक्ट आंसर। ये पहले टेक्स्ट बुक पे भी आया ऐसा क्वेश्चन, जहाँ पे उसने रेडियस पहले दे दिया था और सेमी पेरीमीटर दे दिया था, आपसे डायरेक्ट पूछ लिया था कि एरिया बताना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, इस फॉर्मूला को याद भी रखना है और इस तरीके के क्वेश्चंस को भी आपको नोट करके रखना है अगर आप इसमें दिक्कत महसूस करते हैं तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हिंदी में देखें इसको। 1867 में बम्बई में स्थापित डैश का उद्देश्य जाति प्रतिबंध हटाना, बाल विवाह को समाप्त करना और महिलाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित करना आदि था। 1867 में क्या स्थापित हुआ था, प्रार्थना समाज। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसकी वैल्यू बतानी है, अरे भाई ऐसे तो आप इसको वैसे ही कर सकते हो, 6 और ये 25 5, 225 15 और इसमें 15 जोड़ेंगे कितना हो, 9 5 14, 6 7 8, 484, 22 का स्क्वायर, ठीक है, समझ पाए बात को। ये 36 6 हो गया, तो 19 और 6 25, 25 का रूट हो गया 5, और ये 225 हो गया, 225 का हो गया 15, और ये मिला के कितना हो गया 70 80 84, तो 484 किसका स्क्वायर रूट है, 22 का, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। ये 10 5 सेकंड वाले क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इंग्लिश में पॉज करके जल्दी से पढ़ लीजिए, हिंदी में देखिए इसको, अब जल्दी से देखते हैं भाई, टाइम बहुत कम है और अभी हम आधे क्वेश्चंस भी नहीं कर पाए। एक पंक्ति में कुछ व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठे हैं, एम सबसे बाएं छोर पर है, तो एम सबसे बाएं यानी सबसे इधर छोर पे है, के एम के ठीक दाएं हैं, तो के जो है एम के ठीक दाएं यहाँ पे है, ठीक है। जी के ठीक दाएं है, तो के ठीक दाएं कौन है, जी है। जी और डी के बीच में केवल 5 व्यक्ति बैठे हैं, जी और डी के, देखो जी यहाँ पे है तो डी यहाँ तो नहीं हो सकता, क्योंकि केवल सबसे बाएं पे है एम, तो इसके बाएं कोई भी नहीं है अब। तो जी और एम के बीच में 5 व्यक्ति तो बीच में होंगे, तो 1 2 3 4 5, किसके बीच में, जी और डी के बीच में, जी और डी के बीच में 5 व्यक्ति हैं। डी सबसे दाएं छोर से छठे स्थान पर है, तो दाएं छोर से छठे स्थान पे है, तो इसके इधर भी 5 लोग होंगे, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये दाएं छोर से छठे स्थान पे आ गया, ठीक है। जी डी के बाएं से किस स्थान पर है, जी डी के बाएं से स्थान, दाएं बाएं बाएं स्थान पे, ठीक है। पंक्ति में कोई अन्य व्यक्ति नहीं है, तो बैठे हुए व्यक्तियों की कुल संख्या बतानी है, तो 5 6 6 5 11 12 13 14, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चल भाई क्लिक हो जाए जल्दी से, नेक्स्ट क्वेश्चन। इंग्लिश में पॉज करिए जल्दी से, हिंदी में देखें। जदोपटिया झारखंड राज्य में लोकप्रिय डैश का एक रूप है, जदोपटिया झारखंड में क्या है भाई, ये नृत्य वगैरह ही होगा आई थिंक, है ना, डांस वगैरह ही ज़्यादातर होते हैं, बाकी मुझे पता नहीं है, तो मैं इसके साथ जा रहा हूँ, इसी तुक्का लगा रहा हूँ, ठीक है। इंग्लिश में पॉज करिए, हिंदी में देखें इसको। 1955 में ग्राम एवं लघु उद्योगों के लिए गठित समिति का नाम बताना है। नरसिम्हन समिति नहीं हो सकती, ठीक है, इकोनॉमिक्स और फाइनेंशियल रिफॉर्म्स वगैरह के लिए ये सब बनी थी समिति। करवे समिति आई डोंट नो। रंगराजन समिति ये किसके लिए बनी थी, हाल ही में बनी थी, नहीं तो अभी 2011-12 के आसपास। ये गरीबी से रिलेटेड थी, कुछ गरीबी का अनुमान वगैरह से रिलेटेड। बेसल तो ये तो हो ही नहीं सकते भाई, 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, तो यही होनी चाहिए। बेसल आपको बताया ना ये किससे रिलेटेड है, बैंकिंग वगैरह से, है ना। बेसल नॉर्म्स भी आपने पढ़े होंगे, बेसल कमेटी भी आपने पढ़ी होगी अगर आपने ठीक से पढ़ा इकोनॉमिक्स वगैरह को। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये होना चाहिए अगर 3 नहीं है तो। तेजी से चलते हैं, जल्दी से थोड़ा सा पॉज करें इंग्लिश में जल्दी से, हिंदी में देखें इसको, अब जल्दी जल्दी बढ़ेंगे तेजी से भाई, चीता बनना पड़ेगा, अब तेजी से चले। नवंबर में सुनील का वेतन राहुल के वेतन का कितना प्रतिशत है, नवंबर में सुनील का वेतन, नवंबर 1 सेकेंड, हाँ नवंबर में सुनील का वेतन कहाँ है, सुनील का वेतन ये रहा नवंबर में। सुनील का वेतन राहुल के वेतन का कितना प्रतिशत है, तो राहुल का वेतन कितना है नवंबर में, 1,1,5,0,0, इसका कितना प्रतिशत है, किसका, इसका वेतन, ये बताना है। इंटू 100 कर दीजिए, 0 से 0 खत्म, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, डबल 0, ठीक है। तो ये 230 से 13 कम है, यानी कि इंटू 9 के आसपास तो आएगा ही, तो 9 से ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये ऑप्शन। तो 23 निम्मा कितना होगा भाई, तो 9 तिया 27, 9 दूनी 18, 19 20, 23 निम्मा 207, बचा कितना, 3 बचा, तो ये 30 बन गया, तो 23 एक कम, तो 91 पॉइंट समथिंग आएगा, तो ऑप्शन नंबर 1 इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश में पॉज करिए इसको जल्दी से।
और फिर हिंदी में देखेंगे उजाला योजना किस वर्ष शुरू की गई थी। उजाला योजना ये तो काफ़ी फेमस थी उस समय पे, पड़ी थी काफ़ी, ये बहुत पुरानी योजना है। उजाला योजना ये शायद एलईडी वगैरह से रिलेटेड थी कुछ, बल्ब को प्रमोशन करने से रिलेटेड कुछ। मोस्टली उस समय की योजना ज़्यादातर 2015 में थी मेरे हिसाब से, 15 क्योंकि 14 में गवर्नमेंट गवर्नमेंट आई थी, उसके बाद 15 में मोस्टली योजनाएं थी, है ना, जनधन योजना और ये सब करके भी। तो आई थिंक ये होना चाहिए 2015। और ये मैंने पढ़ा तो है बट 2015 या 16 में से एक होगा शुरुआत में, 14 तो नहीं होगा, देखेंगे इसका ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश में पॉज करिए जल्दी से, हिंदी में देखें इसको क्या बोला इसने। एक बेलन का आयतन इतना है जबकि इसके आधार का पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है, तो ऊंचाई बतानी है। आधार का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है ये है, तो आधार का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि गोल गोला वो दे रखा होगा वृत्त, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो ये कितना दे रखा है भाई, 22/7 पाई इंटू आर स्क्वायर कितना दे रखा है, 92 सत्ते, तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 63 और 1 64, ठीक है। 7 दूनी 14, 7 दूनी 63 64, और ये कितना हो गया 650/7, ठीक है। तो 22/7 इधर चला जाएगा तो 7/22 हो जाएगा। 7 से 7 गया, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, तो ये आ गया आर बराबर आ गई आपकी 325/11। रेडियस आ गई 325/11, रेडियस आ गई 325/11। पूछा गया आयतन दे रखा है, ऊंचाई पूछी, अच्छा। तो आयतन क्या होता है भाई, बेलन का पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई आर स्क्वायर, ये रूट में आया था ना, तो ये रूट में आया था, तो आर स्क्वायर कितना, यही हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो आर स्क्वायर इंटू एच बराबर कितना दे रखा है 1950, ठीक है। ये यहाँ पे इसका मतलब है क्यूब, ठीक है, ये जो साइन दे रखा है यहाँ पे। तो अब एच निकालनी है आपको, तो क्या कर सकते हैं, 7 से कट रहा है क्या, 7 चौक 28, 4 नहीं कट रहा, लेकिन ये 11 से कट रहा है, 11 दूनी 22। तो यहाँ पे गया ये 7 ऊपर इंटू में, और यहाँ पे आ गया 2 इंटू 3 2 5, 5 6 30, 5 पंजे 25, तो 5 तिया 15, 5 निम 45, 0, 13 पंजे 65, 13 तिया 39, 0, 5 6 30, 2 तिया 6, 7 तिया 21, ऑप्शन नंबर 1 इज दी करेक्ट आंसर, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से, क्या बोला इसने, इंग्लिश में पॉज करिए जल्दी से, हिंदी में देखते हैं। एक लॉटरी में 12 पुरस्कार और 30 रिक्त स्थान है। लॉटरी, अरे यार मच्छर ने काट लिया, सारी एक साथ ही बीमारियां होंगी क्या। क्या था, 12 पुरस्कार और 30 रिक्त स्थान है। लॉटरी यादृच्छिक रूप से निकाली जाती है, पुरस्कार मिलने की संभावना क्या है। तो भाई जो पुरस्कार है वो कितने, 12 है, तो 12 पुरस्कार मिलने की संभावना 12 हो सकती है, और टोटल कितना है 30 40 और 2 42, तो कितना हो गया, 2 से निकाल 6 दूनी 12, 6 सत्ते 42, 2/7, ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का मुख्यालय कहाँ पर है। तो मैंने आपको किया कराया था, ये तो जीडी के उसमें कराया था ना, जीडी का जब एग्जाम था तो उसमें जीके जीएस की जो वीडियो थी उसमें बताया था आपको, गेम लिया था हॉकी, हॉकी से रिलेटेड सब चीज़ें की थी। तो इसका मुख्यालय कहाँ पे है, स्विट्जरलैंड में, FIH का। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेन डायग्राम है भाई, इंग्लिश में पॉज करके पढ़ लो, पढ़ना है तो। हिंदी में देखें क्या बोला इसने। हम्म, ऐसे कितने किसान हैं जिनके पास जमीन और गाय दोनों है, दोनों की संपत्ति है, लेकिन ट्रैक्टर और बकरियां नहीं है। देखो 4 चीज़ें इसमें दे रखी है, अब इसमें बेफिजूल में टाइम खराब नहीं करना या कंफ्यूज नहीं होना, बस आप ये देख लो जमीन और गाय दोनों होनी चाहिए, बाकी दूसरी 2 चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो जमीन और गाय का देख लो क्या है, कहाँ पर है भाई, 100 गज से ज़्यादा ज़मीन, तो ज़मीन क्या है, व्रत, तो व्रत ज़मीन दर्शाता है, ठीक है। और गाय, गाय कहाँ पर है, पंचकोण जो है वो गाय को दर्शाता है, तो बस व्रत और पंचकोण एक दूसरे से क्या करते हैं, कनेक्शन हो, और बाकी सब चीज़ें बाहर हो, तो ये ट्रायंगल बाहर हो गया। ये चीज़ देखो, ये इसमें केवल व्रत और पंचकोण है, बाकी कोई भी चीज़ नहीं है, तो यानी 15 ऐसे हैं जो केवल गाय और ज़मीन वाले हैं, बाकी सब नहीं है, इसलिए बाकी सबको आपको काउंट ही नहीं करना, ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। इंग्लिश में पॉज करिए जल्दी से, टाइम बहुत कम, हिंदी में देखते हैं इसको। ABCDEF एक ही इमारत पर 6 अलग अलग मंजिलों पर रहते हैं। इमारत में सबसे निचली मंजिल 1 और उसके ऊपर मंजिल का 2, ऐसे करके 6 मंजिलें हैं, तो 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है, ठीक है।
बी ऐसी मंजिल पर रहता है जो एक अभाज्य संख्या है, तो बी अभाज्य संख्या यानी कि यहाँ रह सकता है, यहाँ रह सकता है, यहाँ रह सकता है बी। ठीक है। बी और ई जिन मंजिलों पर रहते हैं उनका गुणनफल 3 है, तो भाई बी और ई, तो बी तो अभाज्य में रहता है, तो बी और ई का गुणनफल 3 कब हो सकता है? जब बी 3 पर रहता हो और ई यहाँ पे रहता हो, तो इट मीन्स कि बी यहाँ रहेगा और ई यहाँ रहेगा। ठीक है। डी के ऊपर केवल 2 लोग रहते हैं, तो 2 लोग यहाँ रहते हैं, तो डी यहाँ पे रहता है। एफ सी के ठीक नीचे रहता है, एफ जो है वो सी के ठीक नीचे, यानी कि एफ और सी एक साथ रहते हैं, तो यही 2 जगह हैं बस, एफ जो है वो सी के ठीक नीचे एफ रहता है। ए और एफ के बीच कितने लोग रहते हैं? तो ए कहाँ पे, ए कहाँ पे, जगह ये खाली है, तो ए यहाँ पे है। ए और एफ के बीच में कितने लोग हैं? 2 लोग हैं। ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इंग्लिश में पॉज करिए जल्दी से इसको, हिंदी में देखें। स्थैतिक चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति के वर्णक्रमीय रेखा के कई घटकों में विभाजित होने का प्रभाव को आप क्या कहते हैं? पता नहीं भाई, ऐसे भी साइंस हमारी बहुत ज़्यादा अच्छी है, तो इसलिए हम साइंस के क्वेश्चन करते ही नहीं, कहीं हमें नज़र ना लग जाए। ठीक है ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हैग में मुख्यालय, हैग में मुख्यालय किसका है भाई? हैग में मुख्यालय है आपका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का। पूरा क्वेश्चन तो पढ़ लो भाई, क्या है? हैग में मुख्यालय वाला कौन सा संगठन है? यही पूछा होगा। संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख न्यायिक अंग है और अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार राज्यों के बीच कानूनी विवादों का भी निपटारा कराता है। तो भाई अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय क्या है भाई? यूएन का जो इंटरनेशनल कोर्ट है ना, उसका ही जो मुख्यालय है वो हैग में है। ठीक है। इंग्लिश में पॉज करिए जल्दी से, हिंदी में देखिए इसको क्या बोला इसने। या भाई, किसी भी त्रिभुज में माध्यिकाओं का समवर्ती बिंदु केंद्रक होता है। त्रिभुज में माध्यिकाओं का समवर्ती बिंदु केंद्रक होता है, बिल्कुल सही बात, सेंट्रॉइड की बात कर रहा है। किसी भी त्रिभुज में ऊर्ध्वाधर रेखाओं का समवर्ती बिंदु ऑर्थो सेंटर होता है। ऊर्ध्वाधर रेखाओं का, एल्टीट्यूड्स का समवर्ती बिंदु ऑर्थो सेंटर होता है। ठीक है। किसी भी त्रिभुज में आंतरिक कोण द्विभाजकों का समवर्ती बिंदु अंतः कोण इन सेंटर होता है, बिल्कुल सही, तीनों चीजें सही हैं। ऑप्शन नंबर डी इज दी, जो भी है ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है। क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा ये बताना है आपको, जल्दी से देखें भाई। ये 168 कैसे बनेगा? 6 और 2 8, 3 और 2 5, 8 और 5 13, 13 का स्क्वायर -1 दिख रहा है, तो 5 और 3 8, 2 और 1 3, 8 और 3 11 का, अरे वाह क्या बात है, तुरंत मिल गया। ये तो स्क्वायर -1 का रखा है सबको जोड़ के। 3 और 2 5, 5 और 4 9, 9 5 14, 14 का स्क्वायर 196 -1 195, बहुत बेहतरीन। ऐसे ही होना चाहिए, तुरंत मिल जाना चाहिए लॉजिक, टाइम खराब ही ना हो बिल्कुल भी। ठीक है। चलिए इंग्लिश में पॉज करिए जल्दी से, हिंदी में देखें। सार्क के किस सदस्य देश की जनसंख्या सबसे कम है? किसकी जनसंख्या सबसे कम है भाई? इन चारों में से देखें, जनसंख्या किसकी सबसे कम है? अफगानिस्तान की तो ठीक ठाक जनसंख्या है, नेपाल में भी अच्छे खासे लोग रहते हैं, मालदीव और भूटान छोटे छोटे से हैं बेचारे, और मालदीव तो छोटा सा द्वीप समूह है, तो आई थिंक इसकी जनसंख्या सबसे कम होनी चाहिए। अगर जनसंख्या के आधार पे देखें इन चारों को, तो इसकी जनसंख्या कम होनी चाहिए, बाकी तो लेट्स सी। इंग्लिश में पॉज करिए जल्दी से, हिंदी में देखें इसको क्या बोला है इसने। एक रेलगाड़ी दो लड़कों को जो रेलगाड़ी की ही दिशा में इतने और इतने की स्पीड से गति से चल रहे हैं पीछे छोड़ती है और उन्हें क्रमशः इतने और इतने सेकंड में पूरी तरीके से पार कर देती है। रेलगाड़ी की लंबाई बताने, रेलगाड़ी जा रही है एक, इनकी दिशा में 2 बच्चे और जा रहे हैं, इन दोनों को पार करती है वो अलग अलग समय में, तो उसको रेलगाड़ी की लंबाई जाननी है। तो हमने माना रेलगाड़ी की लंबाई है एक्स। ठीक है। तो रेलगाड़ी किसी एक व्यक्ति को पार करने में कितना डिस्टेंस कवर करेगी? अपनी लेंथ के बराबर एक्स डिस्टेंस को कवर करेगी, और स्पीड क्या हो जाएगी? जब सेम डायरेक्शन में चलते हैं ना दो एलिमेंट्स, तो रिलेटिव स्पीड हो जाती है उनकी माइनस। तो रेलगाड़ी की स्पीड दे रखी है, नहीं दे रखी, तो रेलगाड़ी की स्पीड मान ली हमने एस, और माइनस होगा बच्चे की स्पीड, तो बच्चे की स्पीड क्या है? 8 किलोमीटर प्रति घंटा, और टाइम दे रखा है सेकंड में, तो इसको चेंज कर दो जल्दी से मीटर प्रति सेकंड में। तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा? 2 चौक 8, 2 निम 18, तो 5 चौक 20/9। ठीक है। ये हो गया कितने सेकंड में पार किया इसको? 8 सेकंड वाले को 9 में, 8 किलोमीटर वाले को 9 में पार कर दिया। और दूसरे बच्चे को कितना पार किया इसने? एक्स अपॉन में, इसकी स्पीड क्या है? 10, तो 10 2 पंजे 10, 5 पंजे 25/9, तो स्पीड -25/9, इसको पार किया इसने 10 सेकंड। ठीक है। ठीक है। तो भाई अब इसको बेसिक से कर देते हैं ना, 9 × s 9s। ठीक है, -20/9। ठीक है।
तो इधर जाएगा तो 9 से 9 कट जाएगा, ये पूरे को उठा के मैं इधर ले गया, तो x बराबर आ गया 9s-20। तो इसकी वैल्यू यहाँ पे अगर मैं रख दूँ, x की वैल्यू मैंने रख दी 9s-20, ठीक है, बराबर, इसको सॉल्व करिए कितना हो जाएगा, 9s-25 इधर जाएगा ये, इंटू 9s-25, इसका कलर बदल देते हैं, यहाँ पे दिख नहीं रहा, 25, 9s-25 अपॉन में कितना आ गया 9, है ना, ये तो कट ही नहीं रहा, सही लिखा है ना हमने, 9 सेकंड में पार अच्छा ये 12 सेकंड में पार करता है, तो मैंने 10 क्यों लिखा भाई, बता दिया करो, आप लोग बताते नहीं है यार। तो 12 सेकंड में पार करता है, और कुछ तो गलत नहीं लिखा ना, 9 सेकंड 12 सेकंड, कट तो ये अब भी नहीं रहा पूरा, तो पूरा नहीं कटेगा क्या, 9s-20 बराबर क्या आ गया x, ठीक है, तो x के लिए रख दी, तो बराबर कितना आ गया, ये इसको इधर ले गए हम, तो 3 × 3 = 9, 3 × 4 = 12, तो ये इधर आ जाएगा 3, ठीक है, 3 इधर आ गया, और ये यहाँ पे 4 रह गया, तो ये 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये ब्रैकेट लगाना है, ठीक है, 9 × 36s माइनस 1 सेकेंड, 36s माइनस 25 × 100, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 9 × 27 s माइनस 20 × 60, तो ये इधर जाएगा, तो यहाँ बचेगा 9s, ये इधर आएगा तो यहाँ बचेगा 40, तो s बराबर आ गया 40/9, तो यानी कि ट्रेन की स्पीड बराबर आ गई 40/9, तो s बराबर आ गया 40/9, ठीक है, पूछा गया रेलगाड़ी की लंबाई, तो यहाँ पे 40/9 रख देता हूँ मैं, तो ये कितना बचेगा यहाँ पे, 40 में से गया 20, तो 20/9 बचा, ये इधर जाएगा 20/9 इंटू में, तो 9 से 9 कट जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 20, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज इज करेक्ट आंसर, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश पॉज करिए, जल्दी से पढ़ लीजिए इसको, हिंदी में देखें क्या बोला है इसने, जल्दी से। इन 4 वर्षों के दौरान किस कंपनी का टी शर्ट का औसत उत्पादन अधिकतम था। भाई इनका एवरेज निकालना पड़ेगा, एवरेज निकालना पड़ेगा, एवरेज चारों का, तो ये देखिए कैसे निकालें, तो एक कोई संख्या एवरेज मान लो आप, इसमें से कुछ भी मान लो एवरेज, मैंने 240 मान लिया एवरेज, ठीक है, C1 का अगर मैंने 240 एवरेज माना, C1 की बात कर रहे हैं, तो C1 का अगर 240 एवरेज माना है, तो इसमें +3 यहाँ पे है, और यहाँ पे +8 ज़्यादा है, यहाँ पे -8 है, 8 से ज़्यादा है ना ये, सॉरी 240 से ये 8 ज़्यादा है, 240 से ये कम है, ये 2 ज़्यादा है, तो ये 8 8 खत्म, 3 और 2 5, 5 एक्स्ट्रा है, चारों में बांटेंगे 5 एक्स्ट्रा, तो 240 में कितना प्लस करना पड़ेगा, 1.25, तो 240 में 1.25 प्लस करेंगे तो 241.25 समथिंग आएगा, ठीक है, इसमें भी आप 240 मान लो, तो एक इसको दे दो इसमें से, तो यहाँ पे बचा 3, है ना, और 3 और यहाँ पे बचा 4, तो 4 और 3 7 इसमें बटेगा, पाँचों में, सॉरी चारों में बटेगा ना ये, तो लगभग 2 2 बढ़ जाएगा, तो ये अप्रोक्स 242 के आसपास आ जाएगा C2 का, ठीक है, अप्रोक्स। C3 में देखें 240 मान लिया, तो इसमें से इसको दे दिया 240, ये तो 240 से ही कम है, अधिकतम पूछा है ना, इसमें 240, 8 इसको दे दिया, 10 10 इसको दे दिया, इसका एग्जैक्ट 240 है, इट मीन्स सबसे ज़्यादा किसका है, C2 का 242, ऑप्शन नंबर 20 दी करेक्ट। यार एक तो ये क्लिक नहीं होता है, टाइम खराब करता है, इंग्लिश में पॉज करिए जल्दी से, हिंदी में देखें इसको, किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने कार्बन 14 C14 के सहयोग से दुनिया की पहली परमाणु संचालित डायमंड बैटरी विकसित की है। किसने की है भाई, करंट अफेयर का क्वेश्चन, नो आइडिया, सोच नहीं पा रहे हैं भाई, यार मच्छर कितनी बार काटेगा भाई तू एक जगह पे। चलिए चलिए चलिए, इंग्लिश में पॉज करिए जल्दी से, हिंदी में देखें, क्रिस्टुन फ्रोस्ता डिटोर डॉटेर सॉरी फ्रोस्ता डॉटेर किस देश की सबसे युवा प्रधानमंत्री बन गई हैं। किस देश की बनी है भाई ये, नो आइडिया, नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से देखते हैं भाई, इंग्लिश में पॉज करिए जल्दी से, हिंदी में देखेंगे इसको जल्दी से, चलिए 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 चलिए, कासल को ऐसे लिखा जाता है, बॉट को ऐसे लिखा जाता है, तो इसको कैसे लिखा जाएगा ये बताना है, ठीक है, देखो बॉट मेरे को आगे पीछे होके लग रहा है, बॉट के आगे पीछे दिख रहे हैं ना आपको शब्द, अल्फ़ाबेट्स आगे पीछे दिख रहे हैं ना, तो यानी कि इसके भी ऐसे आगे पीछे दिख रहे होंगे, तो सी ए को इसने AC लिख दिया, ST को इसने TS लिख दिया, LE को बिल्कुल सही, दो दो के पेयर में इसने आगे पीछे कर दिया शब्द को, तो BU को ही लिखेगा UB, तो UB में E ऑप्शन खत्म, 3 ऑप्शन बचे, उसके बाद DG को लिखेगा GD,
तो ये ऑप्शन खत्म, GD, ये ऑप्शन खत्म, तो एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। इंग्लिश में पॉज करिए जल्दी से, हिंदी में देखें। बच्चे शरारती और अध्ययनशील, ये इनमें से कौन सा डायग्राम होगा, ये बताना है, वेन डायग्राम। मैंने हमेशा आपको बोला है कि जब वेन डायग्राम आता है आपके पास, तो ये देखो कि तीनों एलिमेंट्स कोई एक व्यक्ति हो सकता है क्या? एक व्यक्ति बच्चा भी है, वो शरारती भी है, और वो पढ़ने वाला भी है, तीनों चीज़ हो सकती है ना? बिल्कुल हो सकती है, तो एक व्यक्ति तीनों चीज़ हो सकती है, तो ये वाला डायग्राम ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। ऐसा डायग्राम बनता है, ठीक है, मैंने आपको बहुत बार बताया ये। इंग्लिश में पॉज करिए जल्दी से, हिंदी में देखें क्या बोला इसने। एक वृत्त का क्षेत्रफल इतना है यदि, तथा जीवा एक्स वाई 10 सेंटीमीटर, और वृत्त का केंद्र से जीवा एक्स वाई तक की लंबवत दूरी बतानी है। अरे यार, आसान सा सवाल है ये भी। ये ऐसे करके एक जीवा दे रखी है, क्या 10 सेंटीमीटर है, और इसके बीच की दूरी बतानी है। देखो जीवा 10 सेंटीमीटर है, जब ये इस पे पड़ता है तो ये दो भागों में बढ़ जाएगी, 5 5, ठीक है। ये इसकी रेडियस है, और रेडियस कितनी है, रेडियस निकालेंगे आप तो 154 सेंटीमीटर, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर अगर एरिया है, तो रेडियस तो 7 होती है, बचपन से करते हुए आ रहे हो आप, नहीं तो आप करके देख लो, पाई आर स्क्वायर बराबर 154। तो ये पाई इधर आ जाएगा, तो ये 7/22 हो जाएगा, तो ये कटेगा इससे कितनी बार में, 11 दूनी 22, 11 11 चौक 44, 7 बार में, तो आर स्क्वायर बराबर 49, तो आर आ गया 7, तो ये 7 आ गई। तो ये 7 है, ये 7 है कर्ण, और ये आधार कितना है, 5 है। तो कर्ण का वर्ग यानी कि 49 बराबर होता है आधार का वर्ग, 5 का वर्ग, जमा लंब का वर्ग, और इसी की वैल्यू पूछे लंब की, ठीक है। तो 25 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा, 25 दूनी 50, 24 बचा। 24 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 4 × 24, रूट के अंदर आएगा ना ये, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर बचेगा ना, ये लंब का स्क्वायर बचेगा, तो 4 बाहर आ जाएगा तो 2 बन जाएगा, रूट के अंदर 6 रह जाएगा, 2 √6, ऑप्शन नंबर बी इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इंग्लिश में पॉज करिए जल्दी से, हिंदी में देखें। आप स्वनियमन के जीवों के गुणधर्म और बाहरी वातावरण के अंदर एक ही स्थिर स्थिति बनाए रखने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं, जो परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है? स्वनियमन के जीवों के गुणधर्म और बाहरी वातावरण के अंदर एक स्थिर स्थिति बनाए रखना, बाद में देखते हैं इसको यार। इंग्लिश में पॉज करिए जल्दी से, हिंदी में देखें। जब आप किसी पादप कोशिका, कवक कोशिका या जीवाणु कोशिका को बहुत पतले बाहरी माध्यम में रखते हैं, तो पादप कोशिका या कवक कोशिका पानी को सोख लेगी लेकिन फटेगी नहीं, जबकि एक जंतु कोशिका फट जाएगी। पादप कोशिका का कौन सा भाग उसे आने वाले पानी के दबाव को झेलने में मदद करती है? तो पादप कोशिका का वह भाग जो उसको पानी के दबाव को झेलने में मदद करती होती है सेल वॉल, कोशिका भित्ति, ठीक है। चलिए, अरे भाई, इंग्लिश में हो जाओ जल्दी से, फिर हिंदी में हो जाओ। ये क्या बोला इसने, 1999 की तुलना में 2002 में हेलमेट सी की बिक्री में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? 1999, और हेलमेट सी, 1999 में सी में 54 थे, 2002 में कितने हो गए, 68 हो गए। तो क्या पूछा, 99 की तुलना में, यानी कि 54 थे 99 में, अब कितने बढ़ गए, 64, 14 बढ़ गए, और इंटू 100, ठीक है। तो भाई 2 × 7 = 14, 2 दूनी 4, 2 × 7 = 14, तो 700/27, तो 25 दूनी 50, 25 × 3 = 75, तो 27 दूनी 54, ये 700 है, तो 27 दूनी 54, 16 बचा 160 हो गया, 25 × 100, तो 27 तो नहीं जाएगा, काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, तो 25 पंजे 125, 2 पंजे 10, तो 135 हो जाएगा, तो 25 पॉइंट समथिंग आएगा, ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश में पॉज करिए, हिंदी में देखेंगे। राजस्थानी के किसान खेतों में काम करते समय निम्नलिखित में से कौन सा गीत गाते हैं? राजस्थान में कौन सा गीत गाया जाता है? पंखीड़ा, पंडवानी, पंडवानी तो आई थिंक ये इसका छत्तीसगढ़ का नृत्य आई थिंक। छकरी, छकरी या चक्री, छकरी आई थिंक ये इसका है, राजस्थान का ही है शायद ये छकरी। इसको ही देखते हैं, मुझे लग रहा है चक्री राजस्थान का ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश में पॉज करिए जल्दी से, हिंदी में देखते हैं उसको क्या बोला इसने। राघव ए से बी यात्रा करनी थी राघव को, 75% दूरी 90 की स्पीड से,
और शेष दूरी 60 की स्पीड से तय करता है। पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत गति क्या थी? औसत गति आपको पता है टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, ठीक है। तो उसने 75% दूरी, 75% मतलब 3/4। तो अगर टोटल डिस्टेंस 4 था तो मैं 400 मान लेता हूँ टोटल डिस्टेंस, ठीक है। तो अगर टोटल डिस्टेंस 400 था तो उसने 300 डिस्टेंस को, यानी कि 75% डिस्टेंस को 90 की स्पीड से चला। तो टोटल टाइम इसमें पहले वाले में इतना लगा, प्लस दूसरा 100 मीटर के डिस्टेंस को, 100 के डिस्टेंस को उसने 60 की स्पीड से चला। तो वही कितना हो गया ये? 0 से 0 खत्म, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 0 10/3, 0 से 0 खत्म, 3 दूनी 2 तिया 6, 2 पंजे 10, तो 15/3। तो 3 पंजे 15, 5 5 अट्ठे 40, 0 80। ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इंग्लिश में पॉज करिए जल्दी से, हिंदी में देखें। पॉल डिराक नामक ब्रिटिश भौतिक वैज्ञानिक ने 1930 में डैश की अवधारणा प्रस्तुत की। ये कहाँ से ऐसे सवाल आ रहे हैं भाई, जो सुने ही नहीं कभी हिंदी में? अच्छा, ये तो सवाल सुना हुआ था आई थिंक। भौतिक विज्ञान में 1930 में कोई अवधारणा, अच्छा अच्छा, सॉरी, ऐसा तो सवाल आया हुआ होगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन। कितने त्रिभुज हैं इसमें, ये बताना है भाई। तो एक ये वाला 2, एक ये 3, 4, 5, 6 7 8 9 10 11, और दिख रहा है इसमें 11 से ज़्यादा ऑप्शन ही नहीं है। लो, एक ही ऑप्शन है 11। अरे भाई क्लिक हो जाएगा अगर जल्दी से यार, टाइम खराब ना कर। चलिए, इसने क्या बोला इसमें? 16 व्यक्ति एक काम को 21 दिनों में कर सकते हैं। 6 दिन काम करने के बाद 8 श्रमिक काम छोड़कर चले गए और काम के आखिरी दिन फिर से शामिल हो गए, तो काम कितने दिनों पूरा हुआ? 16 व्यक्ति 21 दिन में किसी काम को कर सकते हैं, तो 16 पर्सन किसी काम को 21 दिनों में कर सकते हैं। तो टोटल काम ये हो गया बराबर, ये कितने दिन में कंप्लीट हुआ? 6 दिन काम किया इन सभी लोगों ने, 16 लोगों ने, 16 पर्सनस ने 6 दिन तक काम किया, ठीक है। उसके बाद 8 लोग छोड़ के चले गए, ठीक है। तो 8 लोग चले गए तो बाकी कितने बचे? 8 में से 8 ही बचे, तो 8 पर्सन ने कितने टाइम तक काम किया? एक्स दिनों तक काम किया मिलके, ठीक है। प्लस फिर लास्ट वाला जो दिन था ना, उसमें सभी ने मिलके काम किया, यानी कि 16 पर्सनस ने फिर से मिलके एक दिन काम किया। अब देखें भाई, इसको देखें। तो 16 पे इंटू 6, 8 पे इंटू x, 16 पे इंटू 1, तो ये कितना हो गया? ये 16 p हो गए, 16 इंटू 6, तो ये 16 इंटू 7 हो गया। अगर इन दोनों को जोड़ दें तो ये 16 इंटू 7 हो गया, 16 p इंटू 7। तो ये इधर जाएगा, तो 16 p को 7 बार मल्टीप्लाई किया है, 21 बार किया है। 16 p को 21 बार मल्टीप्लाई किया, तो इसमें से 7 घटा देंगे तो कितना बचेगा? 16 p इंटू 14 बचेगा, ठीक है। ये x की वैल्यू निकालनी है, तो 8 p को इधर ले आओ नीचे, p से p कैंसल, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, दो सत वे यार 8 से ही काट देता डायरेक्ट, 8 दूनी 16, 14 दूनी 28। तो ऑप्शन नंबर क्या पूछा है? काम कितने दिनों में पूरा हुआ? तो काम कितने दिन में पूरा हुआ ये बताना है ना। तो यहाँ पे ये मिलके कितने दिन तक? 6 दिन तक काम यहाँ पे हुआ, और यहाँ पे एक्स यानी कि कितना आया था ये? 8 दूनी 16, 14 दूनी 28, 28 दिन तक यहाँ पे काम हुआ, और लास्ट में एक दिन तक यहाँ पे। तो ये कितना हो गया? 29, 30 और 5 35। तो ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देख लो, पहले ही ऑप्शन सबसे ऊपर दे रखा था वही सही है भाई। परमाणु त्रिज्या के सही क्रम को का चयन करें। क्या है ये सब यार, साइंस। इंग्लिश में पॉज करिए जल्दी से, हिंदी में देखिए क्या बोला इसने भाई। 1170 को धनात्मक पूर्णांक x से विभाजित किया जाए तो शेषफल 14 प्राप्त होता है। x के संभावित मान ज्ञात करने हैं। तो x के ऐसे कितने मान है कि इसको इससे विभाजित किया जाए तो 14 शेषफल बचे? तो पहले तो इसमें से 14 घटा दो, तो 14 घटाएंगे कितना बचेगा? 1156। अब इसके देख लो फैक्टर्स कितने हैं टोटल। तो भाई इसको 4 से भाग करें पहले, तो 4 दूनी 8, और 9 10 11, 4 अट्ठे 32, 4 निम 36, ठीक है। तो ये किसका स्क्वायर है? 17 का स्क्वायर है, 17 17। अबे भाई क्या हो जाता है इसके मार्कर में? तो ये 1156 आया था अभी, और ये 4 से कट रहा था, और 17 का स्क्वायर यानी कि 17 इंटू 17 से कट रहा था, ठीक है। तो ये इसके फैक्टर्स हैं। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? प्राइम फैक्टराइजेशन इसका करूँ तो 2 की पावर 2 इंटू 17 की पावर 2, ठीक है। तो इसके टोटल कितने वो हो सकते हैं वैल्यूज? तो पावर में एक प्लस कर दो, 2 1 3 इंटू 2 और 1 3। तो टोटल 9 मल्टीपल्स के हो सकते हैं जो इसको पूरी तरीके से काटेंगे, ठीक है। लेकिन
14 शेषफल बचेगा, तो यानी कि 14 से कम वाले नहीं इसमें काउंट कर रहे हैं। तो इसमें भाई देखो, एक से भी कटेगा ये दो से भी कटेगा, ये तीन से नहीं कटेगा, ये वाला सॉरी ये, ठीक है। तीन से कटेगा क्या, 5 6 7 6 13, तीन से नहीं कटेगा, चार से कटेगा, 5 से 6 से नहीं कटेगा, 7 से भी नहीं कटेगा, 8 से नहीं कटेगा, 9 से तो नहीं कटेगा जब तीन से नहीं कट रहा, तो 10 से 11 से नहीं कटेगा, 12 से भी नहीं कटेगा, 13 से भी नहीं कटेगा, ठीक है। तो यानी कि इन तीनों से कटेगा, 14 से कम वाली संख्या ये है, तो इनको घटा दो 9 में से, 9 में से 3 गए 6, ऑप्शन नंबर डी सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है जी। अरे यार क्लिक ही नहीं होता ये तो एक बार में। इंग्लिश में पढ़ लो जल्दी से पॉज करके, फिर हिंदी में देखें। एम एस एक्सेल 365 में किस वर्कबुक किसी वर्कबुक को एम एस एक्सेल में सेव करने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज़ करते हैं, तो भाई सेव के लिए होता है Ctrl+S, ठीक है। ये तो बहुत बेसिक से आप सभी को पता होगा। चलिए क्या बोला इसने, सभी कप गिलास हैं, तो सारे कप गिलास हैं, ठीक है। कुछ गिलास कटोरे हैं, तो इनमें से कुछ गिलास कटोरे हैं, ठीक है। कोई कटोरा प्लेट नहीं है, तो कटोरा प्लेट नहीं है, ये प्लेट नहीं है, ठीक है। कोई कप प्लेट नहीं है, तो कोई कप प्लेट नहीं है। कप और प्लेट का डायरेक्ट कनेक्शन दे रखा है कोई नहीं, तो इसको गलत मानेंगे। कंक्लूजन जब तक ठीक नहीं होगा, जब तक उनका डायरेक्ट कनेक्शन ना हो। कोई ग्लास प्लेट नहीं है, तो कोई ग्लास प्लेट नहीं है, गिलास और प्लेट का भी डायरेक्ट कोई कनेक्शन नहीं है, तो ये भी गलत है। कुछ प्लेट कटोरे हैं, तो कुछ प्लेट कहाँ पर हैं, कुछ प्लेट कटोरे हैं, अगेन प्लेट और कटोरा का कोई कनेक्शन ही नहीं है। कुछ कप गिलास नहीं है, कुछ कप गिलास नहीं है, कुछ कप गिलास नहीं है, ऐसा तो ज़रूरी नहीं है, कुछ कप गिलास तो हैं, बट ऐसा नहीं कह सकते ना गिलास नहीं है, क्या पता सारे गिलास हों। तो या तो ओनली फोर या फिर कोई सा भी सही नहीं है, तो कोई सा भी सही नहीं है भाई, ओनली फोर का तो ऑप्शन ही नहीं। चलो भाई जल्दी जल्दी से आ जाओ, 15 मिनट रह गई। इंग्लिश में पॉज करिए इसको जल्दी से। अरे भाई हिंदी में देखें इसको। जनगणना 2011 के अनंतिम जनसंख्या योग के अनुसार भारत देश की कुल बाल जनसंख्या में ग्रामीण बाल जनसंख्या का प्रतिशत कितना है। कुल जनसंख्या में बाल ग्रामीण बाल जनसंख्या आई थिंक 74 के आसपास ही होनी चाहिए, 3/4 के आसपास, 75% के आसपास ही होना चाहिए। ये कुछ और तो नहीं है, चलो ये लगाते हैं, देखते हैं भाई। इंग्लिश में पॉज कर लो जल्दी से, फिर हिंदी में देखें उसको क्या बोला इसने। आर और एस एक्स वाई जेड की भुजाओं एक्स वाई और वाई एक्स जेड के बिंदु हैं। त्रिभुज एक्स वाई जेड है कोई, एक्स वाई जेड। आर और एस, एक्स और वाई पे आर बिंदु है, और एक्स और जेड पे एस बिंदु है। आर एस वाई जेड, तो आर एस समांतर है वाई जेड के, ठीक है। साथ ही एक्स आर 20 है, तो ये 20 है। एक्स वाई 30 है, तो पूरा ये 30 है, तो ये 10 हो गया, ठीक है। एक्स एस कितना है, 16 है। एक्स जेड कितना है, तो एक्स और जेड ये पूरा 24 है, तो ये 8 हो गया। आर एस किसके बराबर है, आर एस ये किसके बराबर है, ये पूछा है ऑप्शन वाइज। अच्छा अच्छा ठीक है, तो ये समरूप त्रिभुज हो जाएंगे, तो इनका जो रेशियो होगा साइड्स का वो बराबर होगा सभी साइड्स के रेशियो के। तो एक्स आर यानी कि इस वाली साइड का रेशियो इस पूरे बड़े वाले से जो है, वही इसका इस पूरे वाले से होगा। तो 20/30 ये रेशियो रहेगा किसका, आर एस और वाई जेड का, ठीक है। तो ये कितना होगा, 2/3। पूछा क्या, आर एस, तो आर एस बराबर हो गया वाई जेड, इधर चला गया 2/3 वाई जेड। ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है, जल्दी से देखेंगे। एस एन से एस की तरफ आना है आपको, तो एन से चले एम की तरफ जा सकते हैं, एम से एस की तरफ जा सकते हैं, बिल्कुल सही। आर से एल की तरफ जाना है, तो आर से क्यू, क्यू से एल नहीं जा सकते, सेकंड वाला गलत। तो ओनली वन कंक्लूजन इज द करेक्ट आंसर। इंग्लिश में पॉज करिए जल्दी से, हिंदी में देखें। 2010 में सूक्ष्म वित्त संस्थान के मुद्दों और चिंताओं का अध्ययन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी समिति गठित की गई थी। माइक्रो फाइनेंस से रिलेटेड कौन सी, मालेगाम समिति, बहुत फेमस बहुत फेमस बहुत फेमस। मालेगाम समिति जो थी वो माइक्रो फाइनेंस वगैरह से रिलेटेड थी। इंग्लिश में पॉज करिए जल्दी से, हिंदी में देखें इसको क्या बोला इसने। इनका कोई कनेक्शन है, फिर ये ऑप्शन में देखना है, तो 5 और 3 8 से रिलेटेड कैसे है, 8 या 24 + 4
4 3 7 या 21 प्लस 4, ठीक है। इंटू 3 करना है जोड़ के, तो 5 और 2 7 या 21 प्लस 2 है, तो ये तो नहीं होगा। अबे यार इतना बड़ा क्यों हो जाता है, नीचे वाले दिखना बंद हो जाता है। 7 या 21 नहीं, 4 और 7 11 या 33, 6 और 3 9 या 27, 27 और कितना ज़्यादा है, 7 ज़्यादा है इसमें। यार इसमें टाइम खर्च हो सकता है, अभी इसको बाद में देखेंगे ना, हमारे पास बहुत टाइम कम है, आगे चलते हैं क्वेश्चंस को देख के। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद दिया कहता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा? उपराष्ट्रपति आर्टिकल नंबर 63। अभिव्यक्त को सरल करना है, अबे यार टिगो का क्वेश्चंस। चलो इसको देखते हैं अभी, है ना, एंड में देखेंगे इसको। पहला अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक अनुसंधान सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? दिल्ली में ऐसी चीज़ें होती हैं तो मैं तो दिल्ली के साथ जाऊंगा, पता बिल्कुल नहीं है, सूखा तुक्का मार रहे हैं, ठीक है ठीक है। चलो इसको देखें। 1942 और 92 लगभग मल्टीप्लाई का लॉजिक है, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई दिख रहा है। तो 19 दूनी 38 इंटू 2 प्लस 4, 42 दूनी 84 और प्लस 8, तो 4 8 अब 12 होना चाहिए, इंटू 2 प्लस 12, 92 दूनी 184 और 12 कितना हो जाएगा, 4 और 2 6 9, 196, 12 हो गया, यहाँ 16 और यहाँ 20 हो रहा है क्या, 816 और 20 बिल्कुल ठीक, तो 196 ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। इंटू 2 करके +4 फिर +8, इस तरीके से चल रहा है मामला। इंग्लिश में पॉज करिए जल्दी से, हिंदी में देखें। पी संख्याओं का औसत इतना है, एम संख्याओं का औसत इतना है, तो सभी का औसत, इसको अभी देखते हैं ना, कैलकुलेटिव तो ना हो जाएगा ये, चलो अभी देख लेते हैं। पी संख्याओं का औसत इतना है M4, एम का इतना है, तो पी प्लस एम का औसत कितना हो जाएगा, तो इनका योग निकाल लो पहले, एम की पावर 4 और पी, पी इंटू एम की पावर 4, ये इसका योग आ गया, प्लस एम का योग कितना है, एम इंटू पी की पावर 4 अपॉन में पी प्लस एम, ठीक है। तो इसमें से अगर कॉमन लिया जाए, तो कॉमन अगर इसमें से हम ले लें पी और एम को, ठीक है, तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे एम की पावर 3 बची, प्लस यहाँ पे एम की पावर 3 के बाद यहाँ पे पी की पावर बचेगी 3 अपॉन में पी प्लस एम। तो भाई पी प्लस एम तो यहाँ से कटेगा गारंटेड, है ना, क्योंकि यहाँ पे एम स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर है, तो यहाँ पे एम और पी प्लस कट जाएगा यहाँ पे, तो पी एम बचेगा और ब्रैकेट में क्या बचेगा, इन दोनों का स्क्वायर और प्लस माइनस कुछ ये बचेगा, ठीक है। नन वाला तो नहीं होना चाहिए ना, ये बचेगा ना आई थिंक, एम की क्यूब पी की क्यूब स्क्वायर प्लस माइनस, तो ये होना चाहिए आई थिंक फर्स्ट वाला ही, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्लूकागन एक पेप्टाइड हार्मोन है, ग्लूकागन, ग्लूकागन किससे स्रावित होता है, ग्लूकागन, ग्लूकागन होता है आई थिंक स्टमक से होता है, अग्ना सॉरी स्टमक कह रहा हूँ, अग्नाशय से, आमाशय से कह रहा हूँ, अग्नाशय से होता है, ठीक है। इंग्लिश में पॉज करिए जल्दी से, हिंदी में देखें। चलो जल्दी से देखते हैं इसको। सोहित दक्षिण की ओर 20 किलोमीटर चलता है, दक्षिण की ओर 20 किलोमीटर चला, दाएं मुड़ा, दाएं मुड़ा 40 किलोमीटर चला, फिर से दाएं मुड़ा 20 किलोमीटर, यानी कि सिंपल इधर पहुंच गया 20 किलोमीटर, अंत में मैं दाएं मुड़ा और 20 किलोमीटर, अगेन दाएं मुड़ा 20 किलोमीटर, यहाँ पे है ही, ये पूरा 40 से आधा है। शुरुआती बिंदु स्थान से कितनी दूर है, तो यानी यहाँ से कितना डिस्टेंस है, 20 का है ना, ये टोटल 40 है, तो 20 और 20 हो गया, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। 72 से विभाज्य होना है, अरे यार 8 संख्या ये है, 72 से विभाज्य होना है, तो इसका न्यूनतम मान बताना है, तो न्यूनतम मान कितना हो जाएगा भाई, बी को 72 से विभाजित करना है, तो 8 नहीं 72, ठीक है, 8 8 की वैल्यू 8 से कटेगा, तो यहाँ पे 0 रखें तो नहीं कटेगा, 1 8 एकम 8 5 8 7 56, तो बी की वैल्यू तो 1 आ गई, ठीक है। अब 9 से कटेगा तो 6 3 9, 9 4 2 5 और एक 6 और एक 7, 4 और 2 6 और एक 7 और एक 8, तो ए की वैल्यू 1 आ गई, तो 2 एकम 2 3 एकम 3, तो यहाँ पे 3 और 2 5 तो नहीं आ रहा ऑप्शन, तो वैल्यू कुछ और रख के देखें, क्या एक की जगह यहाँ 2 रखेंगे तो कटेगा नहीं, 3 रखेंगे तो 8 चौक 32 8 दूनी 16, बी की वैल्यू 3 रखें तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 6 3 9, 9 3 2 5 4 9 और 1, और यहाँ पे आ जाएगा 8, ठीक है। तो 8 दूनी 16 प्लस यहाँ पे बी की वैल्यू कितनी रखी है, 3 3 9, तो 16 4 20 और 5 25, ये क्या है भाई, कैसे क्वेश्चंस दे रखे हैं ये। ध्वनि तरंग इतने किलोमीटर की है, तो बिल्कुल कोई आइडिया नहीं है, नो आइडिया। कमोडोर नौसेना में होते हैं, तो ब्रिगेडियर, ब्रिगेडियर कहाँ पे होते हैं, हमारी जो थल सेना होती है, नॉर्मल सेना, इसमें होते हैं ब्रिगेडियर्स।
संस्कृति और शैक्षिक अधिकार का उल्लेख 29-30, आर्टिकल नंबर 29 और 30। रेखा वाई में बिंदु 6 और -4 का प्रतिबिंब क्या है? आपको ये पता है ना, ऐसे करके है। वाई अगर 5 है, रेखा वाई का वाई बराबर अगर 5 है, तो यानी कि ये वाई है, यहाँ पे 5 है वाई। तो आपको प्रतिबिंब बता, मैं देखिए शॉर्टकट की, आपको शॉर्टकट की कह रहा हूँ, शॉर्टकट बता रहा हूँ, बताता हूँ। देखो वाई 5 है, तो एक्स में कोई चेंज नहीं होगा, एक्स तो देखो 6 का 6 ही रहेगा, तो ये वाला ऑप्शन खत्म, ये ऑप्शन खत्म, ठीक है। अब वाई 5 से कितना हो रहा है, यहाँ पे -4 हो रहा है, तो वाई में मैं -4 तक जाने के लिए क्या करूँगा, -9 करूँगा, है ना। तो अब मुझे यहाँ पे उल्टा कर देना, +9 कर देना, तो 9 5 14, तो 14 हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ये इसकी शॉर्टकट की है, आपको इस तरीके से याद रखना अगर प्रतिबिंब तरह के प्रतिबिंब वाले सवाल आते हैं तो इसमें भाई देखो क्या है, QRMNEFAB IJJK सब वही है, ठीक है। अब देखें, पहले सीरीज देखते हैं, ABCDEFGHIJKLM, तो आई आएगा शुरुआत में, तो ये ऑप्शन खत्म, ये ऑप्शन खत्म। अब उसके बाद यहाँ पे 1 है, यहाँ 9 है, यहाँ 67, तो ये 1 का क्यूब या स्क्वायर नहीं, 2 का क्यूब +1, 4 चौक 16 चौका 64 +3, 25 +4, अच्छा तो +1 +2 हो जाएगा, तो यानी कि 1 2 3, 3 तिया 9, तिया 27 और 2 29, तो यानी इसने क्यूब में +1 +2 +3 +4 ऐसे कर रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामप्पा मंदिर भगवान किस भगवान को समर्पित है? रामप्पा मंदिर है आपका भगवान शिव जी को समर्पित, ठीक है, साउथ में है ये, आई थिंक तेलंगाना के आसपास है ये। यदि छात्र बेहतर अंक प्राप्त करना चाहता है तो 6 घंटे की नींद की तुलना में 8 घंटे की नींद बेहतर है। अच्छा, कथन पढ़ना है पहले। एक शोध में पाया गया कि यदि हाई स्कूल के छात्रों को परीक्षा से पहले 6 घंटे की नींद, 6 घंटे की बजाय 8 घंटे की नींद मिलती है तो उनके 20% अंक बढ़ जाते हैं। बढ़िया, अच्छी बात है। यदि छात्र बेहतर अंक प्राप्त करना चाहता है तो यह 6 घंटे की नींद की तुलना में 8 घंटे नींद बेहतर है। बिल्कुल सही बात है। छात्र तनाव में है क्योंकि सभी परीक्षाएं कठिन है, ऐसा तो इसमें कहीं नहीं बोला ना, तनाव का शब्द का जिक्र ही नहीं है, तो मेरे हिसाब से पहला ठीक होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश में पॉज करिए जल्दी से, हिंदी में देखें। एक ठोस रबर के गोले का वजन, अभी इसको बाद में देखते हैं ना, इसमें मेंसुरेशन वगैरह के, अभी जीएसजीके के जो क्वेश्चन छूट रहे हैं ना उसको देख लेते हैं। कौन सी योजना छात्रों को उच्च संस्थानों में आवागमन में सक्षम बनाती है? ये भाई क्या है ये? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या बोल दिया इसने? अगेन ये, इसको अभी देखते हैं ना, मैथ्स का सवाल है अभी। कैलकुलेशन से थोड़ा सा बचेंगे ना, फिर आगे क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे। जमान और समन भाई हैं, ये रीजनिंग का, इसको देखें जल्दी से। जमान और समन भाई हैं, तो जमान और समन दोनों भाई हैं, ठीक है, जिनके माता पिता सोचियो एकल है। क्या बोल रहा है भाई ये? समन आर ब्रदर्स हु हैव अ सिंगल पेरेंट सोचियो, अच्छा सिंगल पेरेंट है सोचियो। अरे भाई नीचे आ जा। जमान और समन ये दोनों भाई भाई हैं और इनका सिंगल पेरेंट यानी कि एक ही पेरेंट है इनके, कौन? सोचियो, यानी SO लिख दो इसको, ठीक है। सोचियो, सोचियो दमन का भाई है, तो सोचियो क्या भाई है, व्यक्ति ये भाई है किसका? दमन का, जिसकी माँ एक ही जिसकी माँ का एक ही भाई है, तो यानी कि दमन की माँ है ना, ये इनका। अरे यार ये मारकर फिर से हट गया, टाइम वैसे कम है, ऊपर से ही खराब कर रहा है। जमान और समन भाई भाई हैं, इनका सिंगल पेरेंट है एक सोचियो, और सोचियो दमन का भाई है, तो सोचियो दमन का भाई है ये, सोचियो दमन का भाई है, सोचियो भाई है दमन का, जिसकी, यानी कि सोचियो की जिसकी माँ बोला ना, तो यानी कि इसके बारे में बोला सोचियो, यानी जिसकी माँ का एकल भाई है। अबे यार ये बार बार मारकर हट रहा है हमारा। अब इसके बाद ही देखते हैं, पहले कौन सा क्वेश्चन है। द न्यू आइकन सावरकर एंड द फैक्ट, ये अभी आई थी रिसेंट में बुक, सावरकर एंड द फैक्ट। ये किसने लिखी थी? अरुण शौरी ने लिखी थी। दाग सम्मान अपोजिट दे रखा है, दाग का सम्मान, है ना। तो बदनामी ईमानदारी, हाँ बदनामी ईमानदारी, अपोजिट है संदेह प्रतिष्ठा, बदनाम कुख्यात, हारना जीतना, ठीक है, अपोजिट से मेरे हिसाब से ही होना चाहिए। पति पत्नी की आयु, यार ये मारकर दिक्कत कर रहा है आज। पति पत्नी की वर्तमान आयु 4:3 है, 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात इतना हो जाएगा 5:4, ये 8 वर्ष बाद है, तो एक गैप है, यहाँ पे भी एक गैप है, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 8 है, ठीक है। उस उनके विवाह के समय उनकी आयु का अनुपात 3:2 था, तो पहले विवाह हुआ होगा उस समय उनकी आयु का रेशियो 3:2 था। कितने वर्ष पहले उनकी शादी शादी हुई? देखो यहाँ से यहाँ तक का गैप कितना? 1 1 है,
तो 1 यूनिट पहले उनकी शादी हुई, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू 8 है, तो ऑप्शन नंबर बी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। गणतंत्र दिवस परेड के दौरान एनसीसी के कैडेट एक पंक्ति में खड़े हैं, मणिकांता दोनों छोर से 25वें स्थान पर है, तो कितने कैडेट हैं? तो दोनों छोर से 25वें स्थान पे, तो 24 इधर 24 इधर, 24 दूनी 48 और एक 49, ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या बोला इसने भाई? हैशटैग के अपोजिट क्या आएगा? तो एक छोड़ के एक अपोजिट होता है, तो इसके अपोजिट ये आएगा क्या? ई जैसा जो दिख रहा है, तो ये ऑप्शन नंबर बी इज दी करेक्ट आंसर। अबे भाई एक पे क्यों आ गए हम डायरेक्ट? अभी जो रिसेंट के हमारे क्वेश्चन छूट गए थे, अब अगेन मार कर देखते हैं हम। जमान और समन भाई भाई हैं दोनों। माता पिता इनकी एक सोचियो है, और सोचियो दमन का भाई है, ये दमन है। जिसकी माँ, ये इनकी माँ है, इनकी माँ का एक ही भाई है जिसका नाम है शेर। क्या बात है, शेर। दमन जमान की बुआ है, दमन बुआ है जमान की, यानी कि लड़की है दमन, ठीक है। शेर का सिर्फ एक ही भतीजा और एक भतीजी है। शेर का एक भतीजा और एक भतीजे, ठीक है। शेर के भतीजे का नाम क्या है? तो भतीजा ही है ना, सोचियो। ऑप्शन नंबर वन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो अभी हमने स्किप किया है, देखें 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 इसको, देखें भाई क्या बोला इसने। अधिकतम किसके अधिकतम समग्र प्रतिशत अंक प्राप्त किए हैं? किसने सबसे ज़्यादा प्राप्त किए हैं ये बताना है। ज्योति, ज्योति को देखें, ज्योति के कितने। तो अगर इसमें हम देखें एवरेज, तो इसको इधर दे दें 90, 90 90, और ये 3 इधर चला गया तो 72। तो यानी कि 1 2 3 4 5, तो 9 5 45, 450 में इसके 72 18 कम है, यानी कि 450 32 इतने मार्क्स हैं इसके, ठीक है। ज्योति के। सिमरन के कितने हैं? सिमरन सिमरन तो 90 के आसपास इसके दिख रहे हैं क्या? इसका तो अप्रोक्स अभी में 90 है, तो सिमरन के 90 के आसपास, तो एक में भी नहीं है और बहुत कम है, तो इससे तो कम ही होंगे, ज्योति से कम होंगे। और संजना 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 90 के आसपास इसमें है, इसके 5 हटा के किसको दे दे? 5 इसको दे दे, 89 बन गया ये। अगेन बस दो में ही, एक में 90 बन रहा है, बाकी सब में किसी में 90 तो नहीं बन रहे, तो इसके भी इससे तो कम ही होंगे। संजना। भूमिका के देखें, भूमिका कहाँ गई? भूमिका, इसके भी किसी में 90 नहीं बन रहे किसी सब्जेक्ट में। आई थिंक इसी के, ज्योति के ही सबसे ज़्यादा होने चाहिए। ऑप्शन नंबर वन इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी हमने क्या देखा था? हाँ, ये वाला मैथ्स का क्वेश्चन रह गया। एक ठोस रबर के गोले का वजन 98 किलोग्राम है, जब इसका व्यास व्यास इतना है, व्यास है, डी है। सामग्री का उपयोग करके 24 सेंटीमीटर के बाहरी व्यास, 20 सेंटीमीटर के आंतरिक व्यास के साथ एक ठोस एक खोखला गोला बनाया जाता है, इसका वजन कितना होगा? ठोस रबर के गोले का वजन इतना है, एक दूसरा खोखला गोला बनाया जाता है, उसका वजन कितना होगा? तो आई थिंक इनके जो वॉल्यूम है, इनका रेशियो बराबर होता है वजन से। तो ठोस गोले का वेट इतना है, व्यास इतना है, खोखले गोले का वजन कितना होगा? आई थिंक जहाँ तक मेरे को याद आ पा रहा है, इसका जो वेट होता है ना, वेट का रेशियो बराबर होता है किससे? इनके वॉल्यूम से, ठीक है। तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा? एक ठोस रबर का गोला है, तो इसका हो जाएगा 4/3 पाई आर की क्यूब, तो आर हो जाएगा 7 7 7, ठीक है। और वेट कितना है इसका? 98, ठीक है। बराबर हो जाएगा इसके वेट का किससे रेशियो? 4/3। इसमें जितनी धातु यूज़ हुई है उससे, तो इसमें धातु कितनी यूज़ हुई है? सॉरी, धातु का वॉल्यूम, हाँ। तो आई थिंक वॉल्यूम तो बराबर होना चाहिए ना। तो बाहरी वाले में माइनस करेंगे अंदर वाला, तो 4 पाई आर की क्यूब। तो ये व्यास दे रखे हैं, तो 12 का क्यूब 17 28 होता है ना आई थिंक, माइनस 10 का क्यूब 1000, तो कितना हो जाएगा? 4/3 पाई, 4/3 पाई, तो यहाँ से काट सकते हैं आप, और यहाँ पे कितना बचेगा? 1000 बचेगा। और क्वेश्चंस देख लेते हैं भाई, टाइम ही ख़त्म हो गया। कुछ क्वेश्चंस में तुक्के मारना चाहते हैं आप, तो देखें, टाइम वैसे नहीं बचा। ये भी क्वेश्चन यार मुझे अजीब सा लगा, ये वाले में भी कुछ। ओह शिट, ये वाला भी रह गया, इसमें तो केवल इसकी वैल्यूज़ रखनी थी। तो भाई टाइम का इशू रहा थोड़ा सा। ऐसा सच उतना ऐसा नहीं था कि क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा वो थे, बट जीके जीएस के तो उल्टे सीधे क्वेश्चंस लगे मेरे को बहुत ज़्यादा। बट मैथ रीजनिंग के तो अच्छे खासे थे, बट टाइम का थोड़ा सा इशू रहा। ओ माय गॉड, बहुत ही ज़्यादा बेकार नंबर।
77 मार्क्स ओनली, और उसमें हमारे 6 इनकरेक्ट। आई डोंट नो व्हाट टू डू। अच्छा, बहुत सही पेपर है भाई फिर तो ये। ठीक है, अब ये स्क्रॉल करें, इसको स्क्रॉल हो गया, जब बिल्कुल उसके जैसे इंटरफेस है। और भी कुछ दे रखा है कि इन्होंने नीचे? अच्छा अच्छा अच्छा, ऊपर आना पड़ेगा। 77 मार्क्स हमारे हैं, जिसमें हमारे 6 इनकरेक्ट और 15 हमने अटेम्प्ट नहीं किए। तो अभी जो एंड में 2-3 मैथ्स के क्वेश्चन छोड़े हैं, अगर वो वाले भी, अगर मैं इंडिविजुअली लगा रहा होता, आपको समझा नहीं रहा होता, तो शायद वो 2-3 क्वेश्चंस कर देते तो 80 के अराउंड मार्क्स आ जाते। ठीक है, ये इन्होंने रैंक प्रिडिक्टर दे रखा है, और यहाँ पे ये आपका कंपैरिजन दे रखा है टॉपर के साथ। टॉपर के भाई 98 करेक्ट हैं और 2 क्वेश्चन गलत हैं बस। ठीक है, चलिए, चीता है टॉपर भाई साहब। अब इसमें इन्होंने ये भी दे रखा है, क्या बिल्कुल दे रखा है कि आपने करेक्ट और इनकरेक्ट कौन कौन से किए। तो पहले इनकरेक्ट वाले देख लेते हैं कि हमने इनकरेक्ट कितने किए हैं और कौन से इनकरेक्ट किए हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन इनकरेक्ट में देख लेते हैं कौन सा हमने किया है। द सिंबल डैश सेपरेट द यूजर नेम। अबे भाई, इसमें तो हमने @ लगाया था, ये कैसे लग गया भाई? ये ये क्या कर रखा है भाई इन्होंने? ओ, ये शायद हिंदी और इंग्लिश में अलग अलग क्वेश्चन दे रखे थे ना। ओके, तो इन्होंने इंग्लिश को करेक्ट माना है। समझ गया मैं। तो हिंदी के हिसाब से ये वाला क्वेश्चन था हमारा, और हमने इसको करेक्ट किया है। तो इन्होंने हमारा तीसरा क्वेश्चन गलत क्यों कर दिया भाई? तीसरा क्वेश्चन तो हमने सही ये वाला लगाया था ना। तो भाई ये तो हम इसको गलत नहीं मानेंगे, ये तो इनका एरर है इनकी साइड से। गलत है भाई, गलत है, ये क्वेश्चन हमारा गलत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अबे भाई, क्या कर रखा है इन्होंने? अगेन, ये क्वेश्चन हिंदी में हमने अटेम्प्ट किया था, तो हिंदी में ये वाला क्वेश्चन ये दिख रहा था, और हिंदी में तो सही है, लेकिन इंग्लिश में गलत कर रखा है, इसलिए इसने इनकरेक्ट कर दिया। ये कैसे हो सकता है भाई पॉसिबल? तो 2 क्वेश्चन तो भाई इन्होंने ऐसे कर दिए, मेरे हिसाब से सारे ही ऐसे तो नहीं है। इसमें देखें, अगेन इसमें भी हिंदी का अलग क्वेश्चन है जिसमें हमारा ठीक दे रखा है, हमने आंसर ठीक लगा रखा है, और इंग्लिश में दूसरा क्वेश्चन है। बताओ यार, इसमें देखें क्या है, इंग्लिश में ये है। अच्छा, इसमें ये ठीक है, इसमें हमारा गलती है। जदो पटिया एक चित्रकला है, जो हमने नृत्य लगा दिया था इसका। ठीक है, तो भाई ये तो गलत ही हुआ है हमारा। राजस्थान के किसान खेतों में काम करते समय निम्नलिखित में से कौन सा गीत गाते हैं? पंखीड़ा, इसके बारे में दे रखा है क्या कुछ? अच्छा, तो भाई इसको पढ़ लेना, ठीक है। तो ये मेरे को लगा छकरी आई थी, कि छकरी भी राजस्थान से ही रिलेटेड है शायद। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा हमने गलत किया? पहला अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक अनुसंधान सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये तो सूखा तुक्का मारा था हमने, हमें लगा था कि नई दिल्ली में ऐसी चीज़ें होनी चाहिए, तो सूखे तुक्के गलत गए भाई हमारे। और भाई देखें अगर हम, तो ये शुरू के जो 3 क्वेश्चंस हैं, जो इन्होंने ये वाला गलत माना है हमारा, जो इंग्लिश के हिसाब से इन्होंने सही माना है। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन भी हमने सही सही किया है, दूसरा क्वेश्चन। नेक्स्ट ये क्वेश्चन भी हमने सही किया है, लेकिन इंग्लिश में इन्होंने गलत माना है। नेक्स्ट ये तो हमारा गलत है ही। तो भाई 3 क्वेश्चंस हमारे गलत हैं, मतलब हमारे सही हैं जो इन्होंने गलत माने हैं। ठीक है, तो भाई उसको ऐसे नहीं हो सकता, तो हमारे 77 मार्क्स नहीं, हमारे 80 मार्क्स हो गए। ठीक है, इट मीन्स कि 80+ मार्क्स इसमें हो गए। अब जो हमने अटेम्प्ट नहीं किया उनके आंसर्स देख लेते हैं एक बार, है ना। इसका सॉल्यूशन देख लो भाई। हाँ, ये क्वेश्चन हमने स्किप कर दिया था ना, थोड़ा कैलकुलेटिव लग रहा था। तो भाई ये इसका सॉल्यूशन है, हम टाइम ख़राब नहीं करेंगे इसको सॉल्यूशन कराने में, बाकी मुझे भी देखना है इसका सॉल्यूशन। तो पहले आप देख लो, फिर मैं आराम से देख लूँगा इसका सॉल्यूशन। तो ये है इसका सॉल्यूशन, जिस जिस व्यक्ति को देखना है वो देख ले पॉज कर करके अच्छे से। ठीक है, और ये है इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमने कौन सा स्किप किया? ये वाला स्किप किया था। हिंदी में भी देख लो इसको, इसका आंसर ये है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला स्किप किया था हमने, इसका देख लो आप आंसर। अच्छा, अभी आप केवल आंसर देख लो, बाद में मैं अच्छे से एनालिसिस करूंगा इसका जब देखूंगा। देख लिया आंसर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका आंसर डी है।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर भी डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर वो 1 है, ए है। इसका आंसर सी है भाई। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका क्या लॉजिक दे रखा है भाई इन्होंने? हम्म, क्या दे रखा है ये जो भी दे रखा है यार, देख लेना, बाद में आराम से देखूंगा, अभी टाइम खराब हो रहा है। इसमें तो खैर कुछ नहीं करना था, केवल वैल्यूज पुट करनी थी। तो ये तो छोड़ने वाला क्वेश्चन नहीं था, टाइम खराब हो गया इस वजह से छोड़ना पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका देख लो आप। इसका क्या कर रखा है भाई इन्होंने, ये 17 8 से डिविजिबल किया तो बी एक आ गया, ठीक है। फिर 9 से डिविजिबिलिटी चेक करेंगे तो इनका सम कितना आ जाएगा, 19 + ए। लेकिन हमारा तो सारा कट रहा था ना, 9 से एक आ रहा था केवल। ये है 4। एक सेकेंड भाई, ये यहाँ पे क्या कर दिया इन्होंने, 1A 4 2 9 6, लेकिन यहाँ पे तो 3 6 है ना, तो यहाँ 1 और 2 क्यों दे रखा है भाई? व्हाट इज दिस? तो भाई ये भी क्वेश्चन मुझे गलत लग रहा है, ये क्वेश्चन भी गलत है, इसीलिए मैं ना इधर उधर के मॉक लगाते ही नहीं हूँ। मॉक में जब एरर बहुत ज़्यादा होते हैं ना, तो आप टाइम भी बहुत ज़्यादा ख़राब होता है और आपका बैलेंस हिलता है थोड़ा सा, क्या यार। हालांकि एग्ज़ाम में भी यही होता है, बट एग्ज़ाम में एक दो क्वेश्चन होते हैं, इतने सारे क्वेश्चन ऐसे नहीं होना चाहिए भाई। तो मेरे हिसाब से तो ये भी गलत दे रखा है, या फिर मैं गलत देख रहा हूँ, पता नहीं, अब आप लोग देख लेना इसको भी। मेरे हिसाब से तो ये भी 1 और 2 क्यों ही दे रखा है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमने स्किप किया था, इसका देख लो आप। ये साइंस का क्वेश्चन, ये गोले का क्या था भाई, इसका कैसे किया इन्होंने? हाँ, वेट के साथ ही होता है ना, ये देखो वेट के रेशियो के साथ ही होता है। टाइम इतना ख़राब कर दिया हमने, ये एंड में टाइम कम बचता है ना, तो और हेजिटेशन के चक्कर में भी गलत हो जाता है। इसका आंसर देख लो भाई। नेक्स्ट, बस हमने इतने ही क्वेश्चन स्किप किए थे और इनकरेक्ट वाले हमने देख लिए। ओवरऑल हमारा जो स्कोर रहा इनमें, इस इनके एक दो क्वेश्चन गलत भी है, मतलब वो वाला एक क्वेश्चन गलत है, और 3 क्वेश्चन के आंसर हमारे बेफिजुल में इन्होंने गलत कर दिए, क्योंकि हमारा इतना कसूर था कि हमने हिंदी में कि हमने इसको हिंदी में अटेम्प्ट किया था। ठीक है, तो इतना सा हमारा कसूर था, तो इंग्लिश में इन्होंने सही माना है और हिंदी में गलत माना है, इस वजह से इसने 77 किया। ये नहीं है हमारे मार्क्स, 3 क्वेश्चन और हमारे सही हैं, तो टोटल हमारे 81 के आसपास हो जाएंगे, क्योंकि 3 क्वेश्चन गलत है ना, उसका एक सही मार्क्स भी आ जाएगा, तो 4 नंबर बढ़ गए। तो 81 के आसपास हमारा स्कोर इसमें है। ठीक है, तो अगर मैं अपना स्कोर 81 लिखता हूँ, तो आप उस चीज़ को वो मत समझना कि भाई 81 क्यों लिखा है। ठीक है, क्योंकि अगर हम इंग्लिश में लगाते तो इतना ही आता ना स्कोर। ठीक है, तो चलिए, ये था आज का मॉक टेस्ट। बहुत अच्छे लेवल का था, और जीके जीएस के बेफिजूल के फालतू क्वेश्चंस ज़्यादा लगे मेरे को, इधर उधर के ज़्यादा थे कि पता नहीं था ज़्यादातर के बारे में मोस्टली। बट इतना था कि इसमें भी 80+ अच्छे से किया सकता था, बट रैंक देखो ना आप, रैंक और परसेंटाइल देख रहे हो आप, जबकि हमने मैथ्स के एक दो क्वेश्चन बहुत इजी छोड़ दिए एंड में। ठीक है, तो अच्छा पेपर था, अच्छा था, क्वेश्चंस अच्छे थे। बाकी अब तो आपका एग्जाम आने वाला है, तो जहाँ से मॉक टेस्ट दिखते हैं, जहाँ से क्वेश्चंस दिखते हैं, वहाँ से लगाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब आई डोंट नो कि हम इसको कंटिन्यू कर पाएंगे या नहीं, आप लोग बता देना जैसे भी है। ठीक है, बाकी टेक्स्ट बुक की हम लगातार कंटिन्यूसली लगा रहे हैं, टेस्ट जो भी आते हैं उसका लाइव। ठीक है, तो वो तो चलता ही रहेगा। बाकी ये था, ठीक है, आज का मॉक टेस्ट। फिर आप भी मॉक टेस्ट लगाते रहिए, रिवीजन करते रहिए, मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।